So hello everyone and welcome back to another very important video session from your own channel Udun Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर की जिसका नाम है स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर यूनिट के अंदर यानी थर्ड यूनिट ऑफ 12th क्लास के अंदर तीन चैप्टर्स आते हैं जो कि टोटली इंडिपेंडेंट है, जैसे कि ह्यूमन हेल्थ डिजीज, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन जो हम आज पढ़ने ही वाले हैं, एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यहां पर सबसे ज्यादा जो रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर माना जाता है वो आपका स्ट्रेटजीज वाला चैप्टर माना जाता है, लेकिन इसके अंदर भी समझने लायक काफी सारी बातें हैं और आज उन सारी समझने लायक बातों को हम लोग यहां पर बैठकर डिकोड करने वाले हैं। हर चैप्टर को पढ़ाने से पहले जरूरी हो जाता है उसके प्री रिक्विसाइट्स को जानना कि हम उस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। नाम चैप्टर का हमें काफी सारे इंपॉर्टेंट इशारे देता है कि हमें इस चैप्टर को क्यों पढ़ना चाहिए और क्यों ये चैप्टर हमारे करिकुलम के अंदर एसोसिएटेड है। चैप्टर का नाम है स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, यानी फूड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने क्या की है, यहाँ पर काफी सारी तरकीबें लगाई हैं, काफी सारी स्ट्रेटजीज लगाई। और फूड क्या होता है ये हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो फूड को हम लोग सबसे पहले क्लासिफाई कर लेते हैं इनटू टू डिफरेंट कैटेगरी। समझ लीजिए आपका फूड है, तो फूड जो है ये मटेरियल दो अलग अलग प्रकार से हमारे पास आ सकते हैं। सबसे पहले वो फूड जो कि एनिमल ओरिएंटेड है, यानी खाने के वो सामान जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम लोगों को कार्निवोर बोलने लग जाएंगे या हर्बीवोर बोलने लग जाएंगे बेस्ड ऑन प्लांट और एनिमल फूड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एनिमल से भी काफी ऐसी चीजें मिलती हैं जो एक हर्बीवोर भी खा सकता है, जैसे कि हनी। अगर आप लोग हर्बीवोर भी हैं, अगर आप लोग ब्राह्मण भी हैं, तो भी आप हनी तो खाते ही हैं, आप लोग मिल्क तो पीते ही हैं, राइट। इसके अलावा काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सिलेक्टिव बेसिस पर आप खा सकते हैं, जैसे कि एग्स हो गए, राइट, आपका मीट हो गया, आपकी फिशेस हो गई। तो ये सारी चीजें जो कि हमें एनिमल से मिलती हैं एंड विच आर एसोसिएटेड विद फूड, ये सारे एनिमल कैटेगरी के फूड में आ जाती है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ये कौन सी हो जाएगी, आपकी प्लांट हो जाएगी। और प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है ये हमें नोट कर लेना होगा। प्लांट से हमें क्या क्या मिल सकता है, हमें सीरियल्स मिल सकती हैं, हमें पल्सेस मिल सकती हैं, दालें मिल सकती हैं, हमें अलग अलग और भी क्रॉप्स मिल सकती हैं जो कि हमारे डेली फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं, जैसे कि आपको गेहूं मिल जाएगा, आपको मेज मिल जाएगा, आपको राइस मिल जाएगा, आपको बाजरा मिल जाएगा, आपको ज्वार मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको प्लांट से मिलती हैं। अदर देन दैट आपके फ्रूट्स हो गए, आपकी वेजिटेबल्स हो गई, ये सारी भी चीजें हैं फूड से एसोसिएटेड, ये आपको प्लांट कंपोनेंट से मिलती है। इस चैप्टर को इसीलिए हमने दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो हम लोग ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो हमें एनिमल से मिलती हैं। हमें सबसे पहले एनिमल की ग्रोथ को बढ़ाना होगा, एनिमल को ज्यादा स्ट्रांग बनाना होगा, एनिमल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा, उसकी ईल्ड को बढ़ाना होगा। तो हमें यहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजों पर फोकस करना होता है। यानी अगर आप किसी भैंस की बात करते हैं, अगर आप किसी गाय की बात करते हैं, तो उसकी ब्रीड ऐसी होनी चाहिए जो कि हमें ज्यादा दूध भी दे और अच्छी क्वालिटी का दूध भी दे। क्वालिटी का मतलब उसके अंदर प्रोटीन भरपूर होना चाहिए। सिमिलरली जब आप प्लांट्स की बात करते हैं तो भी ऐसा ही होना चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी हो, यानी एक लिमिटेड लैंड के अंदर क्वालिटी भी बढ़िया आ जाए, आपको अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, आपको मिनरल्स मिल रहे हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, आपको प्रोटीन मिल रहा है, आपको ऑयल मिल रहा है, तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी खाने वाली चीज की अच्छी हो गई। और उसके साथ साथ आपको उनकी क्वांटिटी भी अच्छी मिले। कि समझ लो एक किसान है जो कि 1 एकड़ में खेती करता है। अब उसने किसी समझदार व्यक्ति से पूछा, भाई 1 एकड़ में गेहूं उगाता हूं, फसल काफी कम होती है, क्या करूं? तो सामने वाले समझदार व्यक्ति ने बोला, भाई 2 एकड़ में उगा ले। नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल टू ऑल द फार्मर्स, सबके पास इतना लैंड नहीं है। और हम जब बात करते हैं एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन की, हम लोग लैंड को बढ़ाने की बात कभी नहीं करते, क्योंकि उससे तो ऑटोमेटिकली फूड प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। लेकिन दुनिया में क्या है, लैंड कम होता जा रहा है और ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। लैंड कम क्यों होता जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज इतनी सारी आ रही हैं, लोग घर इतने सारे बना रहे हैं, रहने का जो कॉलोनाइज्ड एरिया है वो बढ़ रहा है, तो हम लोग जंगल्स की साइड में एनक्रोच करते हैं, हम लोग फार्म हाउसेस बिल्ड करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो एग्रीकल्चरल लैंड था वो तो कम हो रहा है, और इसके साथ साथ ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो खाने की डिमांड बढ़ रही है। अब उस खाने की डिमांड को कंपनसेट करने के लिए ही तो हम लोगों को एक्सेसिव फूड प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। तो हमें जानवरों की भी क्वालिटी और क्वांटिटी पे काम करना है, जिससे जानवरों से जो भी फूड मिलता है वो हम बेहतर तरीके से डेराइव कर सके। और हमें प्लांट के लिए भी ये काम करना है कि बढ़िया क्वालिटी और क्वांटिटी हमें प्लांट की भी, क्रॉप की देखने को मिले। सबसे बेहतर जो आपकी वराइटीज है उनका हम लोग इस्तेमाल करें, जिससे कि प्रोडक्टिविटी आपकी एनहेंस हो जाए। तो 1 एकड़ की जगह अगर आप 2 एकड़ में उगाने लग जाते हैं कोई भी क्रॉप, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ।
ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या करना है आपको, उस 1 एकड़ के अंदर ही प्रोडक्टिविटी बढ़ा देनी है, आपको लॉस को कम कर देना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देना है। ये सारी चीजें आपकी तभी बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे आप लोग। तो इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, खुद ही एनसीईआरटी में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो आपका इस चैप्टर का पार्ट है वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब एनिमल का ख्याल रखना, ओके। एनिमल की ब्रीडिंग कराना, एनिमल की केयर करना, ये सारी चीजें एनिमल हस्बेंड्री में आ जाएंगी। यानी ये एनिमल से रिलेटेड जो भी फूड है उनकी प्रोडक्टिविटी में हेल्प करेंगी। दूसरी जो चीज है ये आपकी क्रॉप इंप्रूवमेंट बाय प्लांट ब्रीडिंग। तो यहां पर आप जब प्लांट ब्रीडिंग की बात करते हैं तो आप लोग बात करेंगे प्लांट के अंदर जो भी वैरायटीज है उनमें क्रॉप इंप्रूवमेंट की, उनमें एनहेंसमेंट इन प्रोडक्शन की, एनहेंसमेंट इन यील्ड की। तो हमें 2 चीजें पढ़नी, एनिमल हस्बेंड्री से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को, जो कि जूलॉजी वाला पोर्शन है। काफी सारे कोचिंग के जो मॉड्यूल्स है उसमें जूलॉजी के अंदर इसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू एनिमल्स। इसमें आप फिशरीज के बारे में पढ़ते हो, एपीकल्चर के बारे में पढ़ते हो, यानी मधुमक्खी पालन के बारे में बात करते हो, आप लोग पोल्ट्री के बारे में पढ़ते हो, आप लोग अलग अलग डेयरी फार्म्स के बारे में पढ़ते हो। तो ये सारी चीजें एनिमल से रिलेटेड है, जूलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड क्रिटिकल थिंग इज रिलेटेड टू प्लांट्स, जहां पर आप प्लांट ब्रीडिंग की बात करते हो, क्रॉप इंप्रूवमेंट की बात करते हो, तो ये बॉटनी वाले पोर्शन में आपको यूजुअली देखने को मिलती है। और काफी जो कोचिंग है जो कि क्यूमुलेटिव एक मॉड्यूल तैयार करती है यूनिट वाइज, उनके अंदर ये 7 देखने को मिलेंगी, जैसे कि मार्क्सअप के मॉड्यूल में ये एक ही चैप्टर के तौर पे मौजूद है। तो चलिए आगे चलते हैं और इस चैप्टर की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूं बिकॉज अभी हमें अच्छे तरीके से इन चीजों को पढ़ना है, तो हम लोग थोड़े छोटे हो जाते हैं फॉर द इलेबोरेटिव पर्पस, और अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपसे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कराया था लेकिन उसके ऊपर कोई कंटेंट नहीं आया अभी तक, सिर्फ वीडियोस के लिंक शेयर हो रहे हैं। एक्चुअली वो एक टेलीग्राम ग्रुप है जो ओजोन क्लासेस नाम से था पहले, उस टेलीग्राम ग्रुप को बंद करने के बारे में मैंने सोचा है, क्योंकि वो एक ग्रुप है और उसमें डिटेल्स जो है सबकी ओपन रहती हैं। तो कोई जो स्पैमर्स आते हैं और अलग अलग जो अभद्र नाम रख के लोग आते हैं, वो यूजुअली लड़कियों को टेक्स्ट करते हैं, तो उस ग्रुप को मैं बंद कर दूंगा। मार्क्सअप नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर आपकी आइडेंटिटी सेफ रहती है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर डायरेक्टली मार्क्सअप लर्निंग ऐप सर्च कर लीजिएगा। 6000 के आसपास इसमें सब्सक्राइबर्स भी है। इसमें आज से आपके नोट अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। प्रीवियस जो भी मैंने वीडियोस बनाई थी उनके नोट्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, दैट इज अ श्योरिटी। आज शाम तक आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, झटपट जाकर ज्वाइन कर लो, डायरेक्टली सर्च करना मार्क्सअप लर्निंग ऐप, आपको हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा। आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, विपिन शर्मा बायोलॉजी इज माय पर्सनल आईडी, तो लॉन्ग टर्म एसोसिएशन के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और हमारी ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है मार्क्सअप लर्निंग ऐप। बहुत ही बेहतरीन ऐप है, 2 महीने हुए हैं सिर्फ इसे लॉन्च किए हुए, लेकिन वी हैव लॉन्च्ड अ लॉट ऑफ कोर्सेज, तो आप लोग इनका फायदा उठा सकते हो। जैसे कि पीसीबी क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा सिग्मा स्टार, ओनली फॉर 2497। तो अगर आप थोड़े दिन बाद लेना चाहते हैं तो अभी हॉल्ट पर रखिएगा इसको, बिकॉज वी आर गोइंग टू लॉन्च सिग्मा स्टार 2.0 जो कि काफी सस्ता पड़ेगा आपको, तो उसको आप लोग ले सकते हैं। ऑलराइट, तो सिग्मा स्टार 2.0 अभी आने वाला है, 60 दिन के अंदर वहां पर पूरा सिलेबस आपका कराया जाएगा। तो वी आर ट्राइंग कि हम लोग उसको 1 जून के आसपास लॉन्च कर दें। और हमारी टेस्ट सीरीज भी आ चुकी है, पहला टेस्ट हो चुका है, लेकिन हमारे पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, तो आप जितनी बार अटेम्प्ट देना चाहते हैं दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज विद वीडियो सोल्यूशन ओनली फॉर 999, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर के चेकआउट भी कर सकते हैं। और हमारा 11th क्लास का बैच भी स्टार्ट हो चुका है, 1 साल का ईयर लॉन्ग बैच ऑफ 11th क्लास हैज बीन स्टार्टेड, तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। 12th का और ड्रॉपर का बैच नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। चलो, तो स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री की। मैंने आपको बताया एनिमल से रिलेटेड, जूलॉजी से रिलेटेड जो भी सारे फैक्ट्स है वो आपके एनिमल हस्बेंड्री वाले टॉपिक में क्रैक हो जाएंगे। एनिमल हस्बेंड्री में सारे के सारे एनिमल्स की बात करेंगे, यानी किस किस की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले डेयरी वाले एनिमल्स की बात करेंगे, यानी वो एनिमल्स जो दूध देते हैं। फिर पोल्ट्री वाले एनिमल्स की बात करेंगे, यानी मुर्गियों के बारे में बात करेंगे, जहां से आपको अंडे मिलते हैं, मीट मिलता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एपीकल्चर की, यानी आप लोग बात करेंगे मक्खी पालन की, जहां से आपको हनी मिलता है और हनी के साथ साथ आपको बी वैक्स मिलता है, ओके। एंड इसके बाद हम लोग थोड़ी बहुत बात करेंगे फिशरी की, राइट, यानी कि मछली पालन की। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपके एनिमल हस्बेंड्री के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होती है। इसके बाद जो दूसरी चीज आती है दैट इज कॉल्ड एज प्लांट ब्रीडिंग, यानी यहां पर आप प्लांट्स की बात करते हो, यहां पे आप क्रॉप की बात करते हो। तो मेन जो आपके स्टेपल क्रॉप्स होते हैं, स्टेपल क्रॉप क्या होते हैं ये कहीं पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। स्टेपल क्रॉप वो होते हैं जो नॉर्मली आप अपने खाने में खाते हो बहुत ज्यादा मात्रा में,
जैसे कि साउथ इंडिया के अंदर स्टेपल क्रॉप कौन है, राइस, बिकॉज वहां पे राइस इडली, राइस का डोसा, एंड कॉमनली भी राइस बहुत ज्यादा खाया जाता है। जबकि नॉर्थ इंडियन जैसे कि पंजाबी हो गए, हरियाणवी हो गए, राजस्थानी हो गए, हमारी साइड में रोटी को ज्यादा खाया जाता है, पराठा ज्यादा खाया जाता है, तो हमारी साइड में व्हीट इज द स्टेबल क्रॉप। और काफी सारे ऐसे स्टेट्स हैं, काफी सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर मेज एक स्टेपल क्रॉप के तौर पे देखा जाता है। तो मेन जो स्टेपल क्रॉप है जो इंडिया में या दुनिया के किसी भी देश में खाए जाते हैं वो है व्हीट, वो है राइस, और वो है आपका मेज। तो ये आपको देखने में, इन तीनों के बारे में डिटेल में जानिए। फिर आता है सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन मतलब ऐसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं छोटे छोटे जो कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पैदा करते हैं। और बहुत ज्यादा मात्रा में आपको प्रोटीन इसलिए भी चाहिए क्योंकि यार प्रोटीन की कंजम्पशन ना आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा एक ऐड आता है जहां पर आपने देखा होगा अक्षय कुमार साहब कह रहे होते हैं कि आपकी बॉडी जितने केजी की है उतने ही ग्राम आपको डेली डाइटरी प्रोटीन चाहिए रहता है। लेकिन वो डाइटरी प्रोटीन यूजुअली आप जो व्हीट खाते हैं, राइस खाते हैं, दूध पीते हैं, इससे काफी बार पूरा नहीं हो पाता। तो एक एडिशनल सप्लीमेंट के तौर पे अगर आप प्रोटीन कैप्सूल्स लेते हैं तो आप अपनी डाइटरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं और आपकी बॉडी में अच्छा बिल्डअप होता रहेगा। लास्ट चीज जो मेरी फेवरेट है विच इज टोटली एप्लीकेशन ओरिएंटेड पार्ट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर मतलब किसी प्लांट का टिश्यू ले लिया, छोटा सा पार्ट ले लिया और उसकी कल्चरिंग करवा दी, उसको कल्चर मीडिया में ग्रो करा दिया। कल्चर कराना मतलब ग्रो कराना। तो आप टिश्यू के छोटे छोटे टुकड़ों को ग्रो करोगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा पेड़ बन जाएगा। तो एक प्लांट से कैसे हम 1000 प्लांट बना सकते हैं वो है आपका टिश्यू कल्चर का पूरा मेथड। तो बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक को पढ़ने में, पूरा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसको बहुत ही मजे ले लेके पढ़ना, एक शॉट के अंदर आज ही आज कंप्लीट करना इसको बहुत अच्छे से, राइट। बस यही तुमसे दरख्वास्त। सो गाइस सबसे पहला टॉपिक जो हमें यहाँ पर पढ़ना है वो है एनिमल हस्बेंड्री। और एनिमल हस्बेंड्री के साथ ही यहाँ पर हमारा जूलॉजी का एक क्रिटिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। प्लांट ब्रीडिंग के बारे में आप यूजुअली बॉटनी के पोर्शन में पढ़ते हैं और एनिमल हस्बेंड्री में आप जूलॉजी का पार्ट देखते हैं। नाम क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, जो अपने आप में काफी सारी चीजें हमें बताने की कोशिश करता है। हस्बेंड्री में एक वर्ड छुपा हुआ है जो कि है हस्बैंड। एंड हस्बैंड का मतलब होता है द वन हु टेक केयर, यानी जो आपका ख्याल रखता है, द वन हु टेक्स केयर। तो अल्टीमेटली यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं केयर ऑफ एनिमल्स। तो आप एनिमल की यहां पर क्या कराएंगे, ब्रीडिंग कराएंगे, यानी एनिमल के बच्चे पैदा कराएंगे। और यहां पर उनके जो बच्चे पैदा होंगे उनका भी आप लोग ख्याल रखते हैं जिससे कि उनको कोई डिजीज ना हो और बेहतर प्रोडक्टिविटी को वो मेंटेन कर पाए। यानी एनिमल हस्बेंड्री क्या है, अलग अलग एनिमल्स की आप लोग यहां पर क्या कराते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं। एंड आप लोग उनकी केयर भी करते हैं। ये दोनों के दोनों एस्पेक्ट जो है आपके किसके अंदर आ गए, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आ गए। एंड सिंस सारे ही एनिमल यहां पर हम इंक्लूड करेंगे तो इसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड भी किया जाता है। अगर आप दूध की बात कर रहे हैं, मिल्क प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम लोग डेयरी के एस्पेक्ट को लेकर चलेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर अंडा उत्पादन और मीट उत्पादन, चिकन की बात करेंगे, तो हम यहाँ पर पोल्ट्री फार्म की बात करेंगे। अगर आप यहाँ पर बात करेंगे फिशरीज की यानी फिशेज की, तो हम लोग यहाँ पर फिशरी को अकाउंट में लेंगे। और आप अगर यहाँ पर देखेंगे केस हनी का, तो हम यहाँ पर एपीकल्चर को कंसिडरेशन में ले लेंगे। तो ये चारों की चारों चीजें हमें पढ़नी है। इसके अलावा भी देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल द सिल्क प्रोडक्शन बाय सिल्क वॉर्म और सिल्क मोथ, तो उसको भी आप यहाँ पर अकाउंट में ले सकते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री की जो डिस्कशन स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है इसकी जनरल डेफिनेशन से कि आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री भी एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। ये भी एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें आप क्या करते हैं, अलग अलग एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाते हैं, यानी एनिमल्स को आप लोग बेसिकली क्रॉस कराते हैं या मेट कराते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है मेट कराते हैं। एंड उनके बच्चे जो पैदा हुए हैं उन्हें रेज करते हैं। किसके बच्चों को, किसी भी प्रकार के लाइव स्टॉक के बच्चों को, यानी कोई भी चीज जो आपके काम आती है। अगर आप दूध की बात कर रहे हैं तो आप गाय भैंस भेड़ बकरी को यहाँ पर अकाउंट में ले सकते हैं। अगर आप अंडा उत्पादन की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर डक की बात कर सकते हैं, चिकन की बात कर सकते हैं। अगर आप फिश की बात कर रहे हैं तो अलग अलग टाइप ऑफ फिशेस को भी यहाँ पर अकाउंट में ले सकते हैं। आप हिल्सा को, सार्डिन को, पॉम्फ्रेट को, रोहू को, काटला को, किसी को भी यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का आप इस्तेमाल करते हैं और आप लोग इनका ख्याल रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि ब्रीडिंग इज ऑल अबाउट द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। जो ब्रीडिंग टर्म आ गई ये साइंस ही हो गई।
क्योंकि अब आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ रहा है कि अगर आपको एक बढ़िया ब्रीड तैयार करनी है, अगर आपको एक खास ब्रीड तैयार करनी है, बेहतर ब्रीड तैयार करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइंस पे खेलना पड़ेगा। आपको एक बेहतर फीमेल चाहिए, आपको एक बेहतर मेल चाहिए। जब उनके बीच में मीटिंग होगी ना, तभी आपकी एक बढ़िया प्रोजेनी आपके सामने निकल करके आएगी और उसका आप इस्तेमाल कर पाएंगे फॉर बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो यहां पर आप केयर करते हैं और ब्रीडिंग करते हैं यूजफुल लाइव स्टॉक का। फॉर एग्जांपल बफेलो आपको चाहिए रहती है दूध के लिए, काव का इस्तेमाल भी आप दूध के लिए करते हैं, पिग से आपको पोर्क मिलता है विच इज द मीट ऑफ पिग। हॉर्सेस का आप इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, घोड़ा गाड़ी या हॉर्स कार्ट का नाम आपने सुना होगा। कैटल का आप लोग अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलू का जो बैल होता है, जो कोलू खींचता है और तेल उत्पादन में हेल्प करता है, दैट इज ऑल्सो कैटल। शीप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऊन के लिए एज वेल एज मिल्क के लिए। कैमल को क्या कहा जाता है, कैमल को कहा जाता है मेरे दोस्त प्यार से शिप ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट में तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस है ट्रांसपोर्ट के लिए भी, और काफी सारे अलग अलग प्रोसेसेस में कैमल्स को इस्तेमाल किया जाता है। गोट का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मीट के लिए, एज वेल एज आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसका दूध के लिए। बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग बी वैक्स के लिए एंड हनी के लिए। सिल्क वॉर्म्स का आप लोग इस्तेमाल करते हैं सिल्क के लिए। एंड सिमिलरली यहां पर पोल्ट्री फार्मिंग की भी आप बात करते हो, यानी पोल्ट्री फार्मिंग में सिर्फ चिकन की बात ना होकर किसकी बात होती है, हैन की बात के साथ साथ आपकी डक की बात होती है। समटाइम्स आप यहां पर टर्की को भी कंसिडर करते हो एंड समटाइम्स आप यहां पर गीज को भी कंसिडर करते हो। यानी जो हमें लगता है कि आपके पोल्ट्री का मतलब मुर्गी पालन, मुर्गी के अलावा यहां पर डक्स को भी आप रख सकते हो, टर्की गीज को भी रख सकते हो। और किसी भी बर्ड का अगर आप मीट कंज्यूम करते हो तो कहीं ना कहीं पोल्ट्री से रिलेटेड ही माना जाएगा। और फिशरी का भी यहाँ पर अच्छा अकाउंट लिया हुआ है, यानी फिशरी में भी हमें ऐसा लगता है हम सिर्फ फिशेस की बात करेंगे, यानी हम सिर्फ स्पाइसेस की बात करेंगे, बट ऐसा नहीं है। फिशेस के साथ साथ आप यहाँ पर शेल फिशेस के बारे में बात कर सकते हैं जो कि मॉलस्क है, और इसके अलावा आप क्रस्टेशियंस के बारे में बात कर सकते हैं जैसे क्रैब है, प्रॉन है। तो ये जो क्रस्टेशियंस हैं ये आपके आर्थ्रोपोड है। इन सब का पालन, इन सब को यूज करना फॉर प्रोडक्ट्स क्या कहलाता है, फिशरी कहलाता है। यानी फिशरी में फिशेस के अलावा और भी चीजें हैं। अगर आप पोल्ट्री की बात करते हैं तो वहां पर आपकी हैन के अलावा या चिकन के अलावा और भी चीजें। बी का भी आप लोग प्रयोग करते हो, यहां पर आप हनी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो बी से, एंड इसके साथ साथ आप लोग बी वैक्स भी निकाल सकते हो जो कि पॉलिशेस में, काफी सारे कॉस्मेटिक्स में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। सिल्क वॉर्म जो है इससे आपको सिल्क मिलेगा एंड अल्टीमेटली ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कपड़े के लिए। तो जानवर हर प्रकार से आपकी हेल्प करते हैं, कपड़े बनाने में भी हेल्प करते हैं, आपके खाने में भी हेल्प करते हैं, काफी सारी चीजें हमें यहाँ से मिल रही है। तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या है, हमें इन एनिमल्स का ख्याल रखना है, एनिमल की हस्बैंड की तरह हमें सेवा करनी है बेहतर तरीके से, जिससे इनमें बीमारियां ना हो और इनकी बेटर प्रोडक्शन हमें देखने को मिले। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, वेरी स्ट्राइकिंग डेटा इज प्रेजेंट ओवर हियर, कि दुनिया के 70% से भी ज्यादा लाइव स्टॉक कहां पर है, इंडिया और चाइना में। इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन वैसे भी मैक्सिमम है। चाइना नंबर 1 पोजीशन पर आता है, इंडिया नंबर 2 पर। इन दोनों की ह्यूमन पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है और लाइव स्टॉक पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। लेकिन 70% लाइव स्टॉक सिर्फ इंडिया और चाइना में होने के बावजूद भी इनकी प्रोडक्टिविटी इवन लेस देन 25% है। यानी 70 लोग मिलकर 25 लोगों का काम भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दुनिया में बचे हुए 30% लोग, बचे हुए 30% लाइव स्टॉक मोर देन 75% काम कर रहे हैं। तो इससे साफ साफ पता लगता है कि हमारे अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल है, हमारे अंदर अभी भी इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। क्योंकि जब बची हुई दुनिया के 30% लाइव स्टॉक 70% प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं, तो हम तो 70% हैं। अगर हमने हमारी सारी ब्रीड्स इंप्रूव कर दी, अगर हमने सारे स्ट्रिंजेंट मेजर्स अपना लिए, तो हम कितनी बढ़ा पाएंगे क्वालिटी को और क्वांटिटी को, ये बात बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़े स्केल पर हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे। तो हमें क्या करना है, इसी चीज पर फोकस करना है। हमारे पास नंबर ज्यादा है लेकिन पर यूनिट प्रोडक्टिविटी हमारी काफी कम है, हमें इसी चीज को जो है बेहतर बनाना है। हमें अपने नंबर के साथ साथ क्वालिटी पर भी काम करना है। तो क्वालिटी पर हम कैसे काम करें, सबसे पहले तो हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, बेहतर ब्रीड हम लोगों को इस्तेमाल करनी है, बनानी है। अगर आपने बेहतर ब्रीड बना ली, आधा काम आपका सॉल्व हो गया, क्योंकि उस ब्रीड के अंदर जेनेटिकली ये पूरा तामझाम है।
उस ब्रीड के अंदर जेनेटिकली ये आदत है कि वो ज्यादा दूध दे और बढ़िया दूध दे, न्यूट्रिशनल क्वालिटी उसकी हाई हो, उसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट एकदम अच्छा हो। लेकिन ये ब्रीड बनाना इतना आसान नहीं है, इसके पूरे प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहली चीज तो आप लोग अच्छी ब्रीड बना सकते हो जिसकी आदत है अच्छा दूध देना, बेहतर दूध देना, ज्यादा क्वांटिटी में दूध देना, तो आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। बची हुई चीज है लॉसेस से अपने आप को बचाना। तो मैनेजमेंट के अंदर आप क्या करते हो, इसी चीज का यहां ध्यान रखते हो, आप अपने आप को लॉसेस से बचा लेते हो। समझ लीजिए एक इंसान ऐसा है मेरे भाई, जिसने क्या किया, जिसने 100 रुपए कमाए और 100 रुपए में से इस बेचारे ने 20 रुपए गवा दिए। कोई इंटरनेट का बिल भर दिया, कोई कुछ भर दिया, कुछ भर दिया, तो समझ लीजिए 100 रुपए ये कमाता है, 20 का इसका नुकसान हो जाता है, तो ओवरऑल इसके पास कितना बचा, 80 बचा। लेकिन दूसरा वाला है मेरा भाई जिसको उड़ाने की भी आदत है, इसको शौक है नवाबी, तो इसने 60 रुपए उड़ा दिए, इसके पास कितना बचा, 40। तो इनकी सैलरी बराबर होने के बावजूद, 100 रुपए होने के बावजूद, ज्यादा प्रोडक्टिव किसे माना जाएगा, इसको माना जाएगा, क्योंकि इसने बचा ज्यादा लिया है, क्योंकि इसका लॉस कम हुआ है। तो अगर आप लॉस कम करते हो ना, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स में आप लोग इसी बात पर ज्यादा एम्फसाइज करते हो कि लॉस आपका मिनिमम हो। आप लोग कैटल्स को बीमार पड़ने से बचाएं, वेटरनरी डॉक्टर के रेगुलर इंस्पेक्शंस कराएं, अपने फार्म को सेफ रखें, अलग अलग जानवर का इस्तेमाल करें जिससे कि आपके कैटल को कोई हार्म ना हो। आप पर्सनली खुद की हेल्थ का भी ख्याल रखें। और इसके अलावा देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप लोग अच्छा पानी पिलाएं फार्म एनिमल्स को, आप लोग अच्छा खाना दें, साइंटिफिक तरीके से खाना दें, कि छोटा बच्चा है उसे फाइबर की ज्यादा जरूरत है तो उसे फाइबर ज्यादा दें। बड़ा कोई कैटल है जिसको कंसंट्रेट्स की जरूरत है, जिसको इंप्रूव्ड न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, तो उसको इंप्रूव्ड न्यूट्रिएंट्स दें। जहां पर रपेज की ज्यादा जरूरत है ज्यादा रपेज दें, जहां पर ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है वहां पर ज्यादा प्रोटीन दें। इनको बहुत ज्यादा वल्नरेबल ना रहने दें किसी भी आंधी तूफान या बारिश से, यानी इनको पेड़ के नीचे ना रखें पूरी जिंदगी, इनको एक अच्छा सा ठीक ठाक सा छत का भी बंदोबस्त करके दें, जिसे कहा जाता है हाउसिंग ऑफ कैटल। तो ये सारी चीजें जब आप करोगे किसी भी फार्म के अंदर, तो प्रोडक्टिविटी तो 20-30% नॉर्मली ही बढ़ जाएगी। यानी किसी को अगर कोई ज्ञान है भी नहीं कि एनिमल ब्रीडिंग क्या होती है, ब्रीडिंग क्या होती है, तो भी वो बेहतर तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, क्या करके, लॉस को घटा के। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लॉस को कैसे घटाएं, एंड अल्टीमेटली हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट इज द फर्स्ट टॉपिक। फार्म्स के अंदर भी डेयरी में हम लोग सबसे पहले घुसने वाले हैं। तो डेयरिंग क्या होता है, ऐसे एनिमल्स की मैनेजमेंट करना जिससे हमें मिल्क मिलता है और मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यानी आपने दूध तो निकाला गाय भैंस का, भेड़ बकरी का, फिर आपने क्या किया, उस दूध से अलग अलग प्रोडक्ट बनाए, कंडेंस्ड मिल्क बना दिया, मार्केट में पहुंचा दिया, ड्राई मिल्क पाउडर बना दिया, मार्केट में पहुंचा दिया, बटर बना दिया, चीज बना दिया, पनीर बना दिया, खोया बना दिया और मार्केट में पहुंचा दिया, या फिर नॉर्मल दूध ही पहुंचा दिया। जो भी आपकी मर्जी है, जैसी आपकी मर्जी है, जो प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, जिसमें मार्जिन ज्यादा मिलता है, एक इंसान अपने हिसाब से पूरा का पूरा एनालिसिस करके मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स को कमर्शियलाइज कर सकता है और अपना मुनाफा निकाल सकता है। अब मुनाफा निकालने के लिए पहली बात जो चाहिए वो है क्वालिटी बेटर। जैसे आपने सुना होगा, अगर आपकी मम्मी कभी खोया वोया लाने के लिए कहती है दूध वाले से, या आप कहीं पर्सनली जाकर दूध लेते हैं, अगर गांव वाले इलाके में रहते हैं तो आप पर्सनली भी जाकर दूध निकलवा सकते हैं। अल्टीमेटली शाम को एक प्रकार की सैर भी हो जाती है। तो खोए वाले से आपने एक लाइन पक्का सुनी होगी कि हमारे खोए का जो क्वालिटी है उसमें आप कुछ नहीं कह पाएंगे, रुपए चाहे 30-40 एक्स्ट्रा हम लोग ले लें मार्केट प्राइस से, क्वालिटी एकदम बेस्ट होगी, घर पे निकाल के आपको पूरा का पूरा हाइजीनिक तरीके से हम लोग खोया देंगे, कोई मिलावट उसके अंदर नहीं होगी। तो पहली बात तो इंट्रिंसिक क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, यानी जो दूध निकल रहा है आपका गाय से भैंस से, वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। क्वालिटी अच्छी है, पैसा अच्छा मिलेगा। दूसरी चीज, अगर क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी अच्छी है, अगर समझ लीजिए आपको 100 रुपए मिलता है 1 केजी किसी मिल्क प्रोडक्ट का, और आपकी जो गाय भैंसे हैं वो अल्टीमेटली इतना दूध दे रही हैं कि आपका 2 केजी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन जा रहा है, तो आपको तो 200 रुपए का डेली बेसिस पे फायदा होगा। और डेली बेसिस पे 200 रुपए का फायदा है तो साल में कितना मुनाफा होगा, ये आप आराम से अज्यूम कर सकते हैं। तो क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी बढ़िया है, तो इससे ज्यादा बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। और ये क्वालिटी और क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है, ब्रीड पर। तो मिल्क कितना है ये प्राइमरीली बात किस पर डिपेंड करती है, आपकी ब्रीड पर, कि नस्ल कौन सी है, गाय भैंस की, कैटल की, भेड़ बकरी की नस्ल कौन सी है। तो ये नस्ल आपको अच्छी बनानी पड़ती है।
ओके, इसीलिए काफी बार गांव में आपने बातें करते हुए सुना होगा कि हमने पंजाब से गाय मंगाई है जी, बहुत बढ़िया दूध देती है, बहुत ज्यादा दूध देती है। पंजाब से गाय मंगाई है मतलब एक नई नस्ल की गाय उन्होंने मंगाई है जो कि नॉर्मल गाय से ज्यादा और बेहतर प्रोटीन कंटेंट के साथ दूध देती है। तो उनकी तो देखो खुद की प्रॉपर्टी है, उनको आप कैसी भी कंडीशन में रखोगे वो कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा दूध दे, तो ब्रीड तो बढ़िया होनी ही चाहिए। तो अगर आप अच्छी ब्रीड सिलेक्ट कर लेते हैं तो इनका यील्डिंग पोटेंशियल हाई होता है, यानी दूध देने का पोटेंशियल हाई होता है, एंड ये बीमार भी कम पड़ती है। अगर कोई बीमार कम पड़ रहा है तो उसकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। समझ लीजिए आप है और मैं हूं, आप साल में 1 महीने बीमार पड़े सिर्फ, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितने महीने की आई, 11 महीने की, और मैं साल में 2 महीने बीमार पड़ गया, और मेहनत हम दोनों बराबर करते हैं, तो ज्यादा नंबर किसके आएंगे, आपके आएंगे, क्योंकि आपने 11 महीने पढ़ाई की ओवरऑल, और 2 महीने बीमार पड़ने के कारण मैं सिर्फ 10 महीने पढ़ाई कर पाया, तो 1 महीने का मुझे लॉस है। सिमिलरली यहां पर अगर कोई कैटल डिजीज कंडीशन में प्रेजेंट है तो उसमें लॉस माना जाएगा, और डिजीज कैटल का कोई प्रोडक्ट भी लेना प्रेफर नहीं करता, कोई नहीं चाहेगा कि उसको बीमार गाय या भैंस के दूध का प्रोडक्ट मिले। तो इसीलिए आप ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पालिए, ऐसी ब्रीड लाइए जो कम से कम बीमार पड़ती हो। ओके, तो पहली चीज तो ये थी यील्डिंग पोटेंशियल के लिए कि हम लोग बेहतर ब्रीड्स का इस्तेमाल करें, बढ़िया बढ़िया ब्रीड को हम लोग सिलेक्ट करके लेकर आए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है हम उनका ख्याल रखें, हम उनके लिए अच्छे तरीके से हाउसिंग का प्रबंध करें, एक छत उनके पास हो, अच्छा खासा पानी हम उन्हें दें, और डिजीज फ्री कंडीशन मेंटेन करके रखें। जैसे आपने देखा होगा काफी सारे डेयरी फार्म्स के अंदर गाय भैंसों के अलावा कुत्ता और बिल्ली भी मौजूद होते हैं। कुत्ता किस लिए मौजूद होता है, जिससे कि गाय भैंसे भेड़ बकरी जब मूव करती हैं मैदान के अंदर चरने के लिए, तो वो कुत्ते उनकी हेल्प करते हैं कि वो डिसिप्लिन्ड वे में मूव कर पाए, इधर उधर भटक ना जाए, और रात में उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। बिल्ली जो अनवांटेड इंसेक्ट्स होती हैं बाण के अंदर, उनको मार देती है, अपने पंजे से कुचल देती है, इसीलिए कुछ डिजीज कॉजिंग जो इंसेक्ट होते हैं वो आपके फार्म तक, आपके बेसिकली एनिमल्स तक नहीं पहुंच पाते। तो कुत्ते और बिल्ली आपने रखे हुए देखा होगा डेयरी फार्म के अंदर, उनका ये इंपॉर्टेंट रोल भी है। फिर आप तीसरा क्या करो, आपने घर दे दिया, आपने पानी पिला दिया, आपने डिजीज फ्री कंडीशन प्रोवाइड कर दी है, अच्छी ब्रीड सिलेक्ट कर लिया, अब क्या करना है, अब आपको फीडिंग करानी है कैटल की बहुत अच्छे तरीके से। काफी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको रफेज प्रोवाइड करती हैं, जो आपको फाइबर प्रोवाइड करती हैं, राइट। तो आपको फाइबर प्रोवाइड करने वाली चीजें कौन सी हैं, आपका हे हो गया, राइट, इसके अलावा आपका स्ट्रॉ हो गया, ये सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हो। तो हे है, स्ट्रॉ है, यानी आपने कोई फसल उगाई थी, उस फसल को उगाने के बाद, काटने के बाद जो डंडे खड़े हुए मौजूद होते हैं वहां पर फसल के, उनको आप काटते हो, एक मशीन के अंदर से निकाल देते हो, और पतला पतला तूड़ा आपको अलग से मिल जाता है, जिसको गांव की भाषा में तूड़ा या तूड़ी कहा जाता है, उसको आप गाय भैंसों को खिलाने के लिए इस्तेमाल करते हो। तो आपका हे या स्ट्रॉ है, जिसके अंदर अच्छा खासा फाइबर या रफेज कंटेंट होता है। इसके अलावा अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड कंटेंट देना चाहते हैं तो आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स की मात्रा बढ़ा सकते हैं। आप लोग हरी भरी घासों का, लेगुमिनस प्लांट का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, जिनको गाय भैंसे बहुत ही अच्छे तरीके से चाव से खाती हैं, और उनसे उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की पूर्ति भी होती रहती है। तो आप खाना बेहतर खिलाइए, और जो आप खिला रहे हैं, आप जो पाउडर खिला रहे हैं, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी का भी ध्यान रखिए, और साइंटिफिक मैनर की यहाँ पर जांच पड़ताल करिए कि बच्चे को कैसा खाना देना रहता है, एक अडल्ट को कैसा खाना देना रहता है, इन दोनों में फर्क है। तो आप लोग एनालिसिस भी उसका बढ़िया तरीके से कीजिए। देन स्ट्रिंजेंट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, बढ़िया तरीके से क्लीनलीनेस और हाइजीन बना करके रखिए, खुद को भी डिजीज मत होने दीजिए, एंड यानी हैंडलर को भी डिजीज मत होने दीजिए, एंड कैटल को भी डिजीज मत होने दीजिए, दोनों सेफ रहिए। क्योंकि अगर कैटल बीमार है तो उसका दूध भी कोई पीना पसंद नहीं करेगा, और अगर आप बीमार हैं और आप दूध निकालते हैं, आप अगर उसे पैक करते हैं, आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो भी कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी में फर्क पड़ेगा, जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं उनको हानि हो सकती है। तो आप खुद का भी ख्याल रखें और कैटल्स का भी ख्याल रखें, और अगर आप बीमार हैं तो अल्टीमेटली कभी भी इन प्रोडक्ट्स को खुद ना छुएं, दूध खुद ना निकालें। तो इन सारे प्रोसेसेस को आप लोग मैकेनाइज भी कर सकते हैं, आप लोग मशीन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं दूध निकालने के लिए, उसकी पैकिंग करने के लिए, और उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जिससे कि कॉन्टेक्टलेस आपका एक प्रोसीजर डेवलप हो पाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो यहां पर आने वाली है कि रेगुलर इंस्पेक्शंस आपको कराने पड़ते हैं। यानी अभी तक हमने क्या देखा, पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये था कि अच्छी ब्रीड्स हो, दूसरा
अच्छा घर हो, यानी एक छत का इस्तेमाल किया जाए, उसको पानी दिया जाए। थर्ड, खाने की व्यवस्था जो है बढ़िया तरीके से की जाए पानी के साथ साथ, और साइंटिफिक मैनर में फूड को तैयार किया जाए कि रफेज ज्यादा देना है या कंसंट्रेट से ज्यादा देना है। चौथा, आपने वहां पर देखा कि कॉन्टेक्ट लेस आप लोग इस प्रोसीजर को अगर बना पाए तो ये बेहतर रहेगा। फार्म को आप लोग बहुत ही हाइजीनिक रखें, बहुत ही क्लीन रखें, जिससे कि कैटल्स बीमार ना पड़े। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप रेगुलर इंस्पेक्शन कराएं और रिकॉर्ड रखें अपने फार्म का कि आपने कब कब इंस्पेक्शन कराया। जो भी आपको इंस्पेक्टर्स बोले कि आपके फार्म में ये कमी है, आप इसको ठीक कर लीजिए, तो उन प्रॉब्लम्स को आप लोग क्लैरिफाई कर ले। और वेटनरी डॉक्टर भी लगभग 1-1.5 महीने में आकर के आपके जानवरों को चेक करता रहे कि क्या इन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई डिजीज है, तो उसका भी समाधान वेटनरी डॉक्टर वहां पर कर देंगे एंड अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे जाएगी। नाउ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, दिस कंसेप्ट इज एज सिमिलर टू दैट ऑफ डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट के अंदर आपने जो पॉइंट्स पढ़े हैं, लगभग दुनिया के हर फार्म के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उन्हीं चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको भी कहा जाएगा कि अगर आपको ज्यादा अंडे चाहिए, बेहतर अंडे चाहिए, अच्छे प्रोटीनेशियस कंटेंट के अंडे चाहिए, तो आप अच्छी ब्रीड्स का इस्तेमाल कीजिए। अच्छी ब्रीड्स के इस्तेमाल के बाद आप हैन को रहने की अच्छी जगह दीजिए, अच्छा पानी दीजिए, अच्छे ग्रेन्स दीजिए खाने के लिए, क्लीनलीनेस और हाइजीन की मेंटेनेंस रखिए, और अल्टीमेटली वहां पर रेगुलर बेसिस पर चेकिंग भी कराइए। यही वो पॉइंट्स है जो हमने डेयरी फार्म मैनेजमेंट में पढ़े, और यही वो पॉइंट है जो कि हमें पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के अंदर भी पढ़ने हैं। कोई नई चीज यहां पर आपको नहीं देखनी होगी। पोल्ट्री के अंदर आता क्या क्या है? पोल्ट्री के अंदर हर वो जानवर आता है, स्पेशली द फाउल्स और द बर्ड्स, जो आप फूड के लिए यानी मीट के लिए और एग के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी आपके चिकन तो यहां पर है ही सबसे कॉमन पोल्ट्री के अंदर, लेकिन यहां पर डक्स और समटाइम्स आपके टर्की और गीज को भी आप लोग कंसिडरेशन में ले लेते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपके पोल्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुर्गी की बात आ रही है, यहां पर आपकी बतख, टर्की और गीज भी साथ साथ आ सकती है। अब पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में क्या है? सबसे पहले डिजीज फ्री और सुटेबल ब्रीड का इस्तेमाल करोगे। सबसे पहली बात सेम है आपकी पोल्ट्री और डेयरी की। दूसरा, इन्हें सेफ फार्म कंडीशन दोगे, हाइजीन क्लीनलीनेस की बात हो गई, प्रॉपर आप यहां पर इन्हें रहने की जगह भी दे रहे हो। तीसरा, खाना पानी की बात हो गई कि आप इन्हें प्रॉपर फीड और वाटर देंगे। और चौथा वही हो गई, हाइजीन है, हेल्थ केयर है, इसका आप ख्याल रखेंगे, खुद की हेल्थ का भी ख्याल रखेंगे और बर्ड्स की हेल्थ का भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि कुछ साल पहले बीमारी फैली थी बर्ड फ्लू, जिस टाइम पर लोगों ने चिकन को और एग को प्रॉपर्ली नेग्लेक्ट कर दिया था अपनी डाइट में से। इन्होंने कहा था कि हम चिकन को और एग्स को इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हार्मफुल पैथोजेंस प्रेजेंट हैं। तो यही वो डिजीज केस है जिसके बारे में हम बात करते हैं कि अगर आपके फार्म के अंदर डिजीज ओरिएंटेड कोई भी ऑर्गेनिज्म आ जाता है, तो आपकी प्रोडक्शन पर उसका पूरा पूरा इफेक्ट पड़ेगा। अब आप कितने भी अंडे पैदा कर लो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बिकेंगे तो है नहीं। तो इसीलिए आपको ख्याल रखना पड़ता है कि आपने जिस भी लाइफ स्टॉक को पाला है वो बीमार ना पड़े, राइट। यहां पर आपको एनसीईआरटी की एक बहुत ही बढ़िया ब्रीड दिखाई हुई है मुर्गी की, जो कि है लेगहॉर्न। और ये जो लेगहॉर्न है आपने काफी सारी फिल्मों में भी देखी होगी। ये लेगहॉर्न जो है, इसके अंडों का बहुत ज्यादा सेवन किया जाता है भारत के अंदर। तो ये जो है आपका लेगहॉर्न का एग है, ये आपका लेगहॉर्न का एग, ओके। एंड इसके अलावा काफी सारी और भी मुर्गियों की ब्रीड होती हैं, जैसे कि आपका प्लाईमाउथ रॉक और स्पेशली प्लाईमाउथ रॉक व्हाइट। तो ये क्या है, आपका मीट के लिए, चिकन के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग आपकी स्पीसीज हैं, अलग अलग आपकी ब्रीड हैं, जिनको आप बेसिकली अंडे के लिए या मीट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो लेगहॉर्न आपको यहां पर याद रखना है, अंडे इसके काफी ज्यादा फेमस होते हैं। अब देखो यार, अब आपके बात हो चुकी है पोल्ट्री के बारे में और आपकी डेयरी के बारे में। अब हम थोड़ा सा चलेंगे ब्रीडिंग की तरफ। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रीडिंग। तो एनिमल ब्रीडिंग में सबसे पहले हमें यह जानना है कि ब्रीड होती क्या है, और फिर हम देखेंगे कि ब्रीडिंग प्रोसेस क्या होता है, एंड देन हम लोग देखेंगे अबाउट द एम ऑफ ब्रीडिंग। तो यहां पर इन टर्म्स को समझने की बहुत ही बेहतरीन कोशिश कीजिएगा। ब्रीड क्या होती है? अब डॉग आपने सुना है कि एक स्पीसीज है, ओके। यहां पर मैं लिख देता हूं क्योंकि लोगों को स्पीसीज और ब्रीड में बहुत डिफिकल्टी होती है। डॉग क्या है? एक स्पीसीज है, यानी कैनिस क्या है आपकी एक बेसिकली जीनस स्पीसीज की बात यहां पर
हो जाती है। लेकिन डॉग के अंदर ब्रीड काफी सारी है। अब आपका पोमेरेनियन डॉग अलग है, बुल डॉग अलग है, साइबेरियन हस्की अलग है, चिहुआ हुआ अलग है, पग अलग है, लेब्राडोर अलग है, जर्मन शेपर्ड अलग है, देसी डॉग अलग है। ये सारे के सारे क्या है, डॉग की ब्रीड्स हैं। अगर आप बात करें यहां पर ब्रीड की, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, समझ लो चिहुआ हुआ हो जाएगा, जो दुनिया की सबसे छोटी डॉग की ब्रीड है। आपका यहां पर क्या हो जाएगा, भूटिया ब्रीड हो जाएगी, जो बहुत बड़ी ब्रीड है। आपका यहां पर साइबेरियन हस्की हो जाएगा, आपका यहां पर लेब्राडोर हो जाएगा, आपका यहां पर जर्मन डॉग हो जाएगा। ओके, इसके अलावा भी काफी सारे देसी ब्रीड हो जाएगी आपकी यहां पर। ओके, आपका यहां पर बुलडॉग हो जाएगा, आपका यहां पर बॉक्सर हो जाएगा। ये सारी जो डॉग की ब्रीड्स है, ये क्या है, आपकी सेम स्पीसीज से ही डेराइव होती हैं। यानी एक जो आपकी इनिशियल एंसेस्ट्रल डॉग की स्पीसीज थी, उसमें काफी सारे बदलाव होते गए और इन्होंने अलग अलग ब्रीड बना ली टाइम के साथ। तो ये ब्रीड इसीलिए आपस में क्या कर सकती हैं, क्रॉस कर सकती हैं। आप लोग मिक्स ब्रीड्स भी बनाते हैं, आपने सुना होगा। अगर आपको डॉग्स में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने यहां पर डॉग का इस्तेमाल किया है एज एन एग्जाम्पल। आपने पक्का सुना होगा कभी ना कभी कि यार मेरे पास ना एक मिक्स ब्रीड है लेब्रा और जर्मन की। अब ये लेब्रा और जर्मन इन्होंने मिक्स ब्रीड बनाई है, तो क्यों बनाई है, जिससे कि इनके अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मिक्स हो जाएं और आपको इनकी जो प्रोजेनी है बढ़िया तरीके से देखने को मिले। आपको एक ऐसा डॉग चाहिए जो भौंके बिल्कुल ना लेब्रा की तरह, थोड़ा सा आपका क्या हो, शांत हो। लेब्रा थोड़ी शांत होती है, जर्मन बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है। आपको ऐसा डॉग चाहिए जिसकी पूंछ जो है या फिर जिसका हेयर कोट जो है वो आपका जर्मन जैसा हो, कान आपके जर्मन जैसे हो, एकदम खड़े, अटेंटिव, और आपका उसका नेचर लेब्रा जैसा हो, बहुत ज्यादा शोर वो ना मचाए, कि आपको सिर्फ पालना है, उससे प्यार करना है, आपको सिक्योरिटी पर्पस की तरफ से उस डॉग की कोई खास जरूरत नहीं है, आपको उसे एज अ फैमिली मेंबर रखना है, तो आप एक मिक्स ब्रीड बनाने की कोशिश करेंगे और काफी बार आप लोग इसमें सफल भी हो जाते हैं। तो ये ब्रीड आपस में क्या कर सकती हैं, क्रॉस कर सकती हैं। क्यों कर सकती हैं मेरे भाई, क्योंकि ये सेम स्पीसीज से ओरिजिनेटेड है। इनमें थोड़ा थोड़ा चेंज है बस। जैसे पहले जो आपकी डॉग की स्पीसीज थी उसमें थोड़ी सी म्यूटेशन हुई, म्यूटेशन होने की वजह से लेट्स से उसने बना ली स्पीसीज ए। अब स्पीसीज ए में थोड़ा सा बदलाव हुआ, बन गई स्पीसीज बी। फिर स्पीसीज ए और स्पीसीज बी बनी, तो सेम एंसेस्ट्रल स्पीसीज है, इनमें अगर क्रॉस हुआ कभी तो नई स्पीसीज बनी, मिक्स ब्रीड स्पीसीज सी। स्पीसीज सी इन द सेंस ब्रीड सी। और उसके बाद ये जो अलग अलग ब्रीड बनी आपकी सेम स्पीसीज से, इन ब्रीड्स के अंदर आपकी क्रॉसिंग से और म्यूटेशन से आप लोग अलग अलग ब्रीड फर्दर तैयार कर सकते हो। यानी अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर ले लूं, लेट्स से आपका एंसेस्टर है जिसका नाम है ए। अब इसमें थोड़ी सी म्यूटेशन आई और ये क्या बन गया, ये बन गया आपका ये वाला ए, स्टाइलिश वाला। ओके, तो ये ब्रीड हो गया। ओके, ये आपकी मेन स्पीसीज थी जिससे कि आपकी ब्रीड तैयार हो चुकी है। अब यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर इसमें अलग प्रकार की जब म्यूटेशन आई तो इससे बन गया छोटा ए, ये भी एक अलग ब्रीड हो गई। ओके, और फिर इनके बीच में जब कभी क्रॉसिंग हुई तो एक अलग जो है ए कैप यहां पर देखने को मिला, यानी ये थोड़ी अलग ब्रीड हो गई। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहां पर अल्टीमेटली आप लोग नोट कर पाओगे, आप लोग देख पाओगे कि काफी सारी ब्रीड्स यहां पर बन जाएंगी, जैसे कि डॉग के केस में होता है। लेकिन ये ब्रीड आपस में मेट कर सकती है। अगर ये अलग अलग स्पीसीज होती तो क्या ये मेट कर पाती, द आंसर इज नो। हमने अर्नेस्ट मेयर साहब की दी हुई बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज के बारे में एनालिसिस कर लिया था इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th क्लास, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। वहां पर हमने देखा था कि दो अलग अलग स्पीसीज हैं, अगर वो साथ में मेट करती हैं तो उनका बच्चा कभी भी फर्टाइल नहीं होता। लेकिन यहां पर अलग, अगर अलग अलग ब्रीड साथ में मेट कर रहे हैं तो उनका बच्चा भी फर्टाइल होता है, जो इनकी मिक्स ब्रीड होती है वो भी फर्टाइल होती है। इसका मतलब इनकी जो एंसेस्ट्रल स्पीसीज है वो कॉमन रही थी, ये उसी से ओरिजिनेट हुए हैं। तो एक ब्रीड के अंदर वो एनिमल्स आते हैं, एक ब्रीड के अंदर वो एनिमल्स आते हैं जो कि रिलेटेड हैं बाय डिसेंट, यानी इनके जो पिताजी हैं वो सेम थे, जिससे सारी ब्रीड बनी है। वो मेन जो आपका एंसेस्टर कह सकते हैं आप, एंसेस्ट्रल स्पीसीज वो सेम थी। और एक ब्रीड के सारे इंडिविजुअल्स एक जैसे दिखाई देंगे, जैसे दुनिया के सारे प्योर जर्मन एक जैसे दिखाई देते हैं, आप देख के बता दोगे जर्मन शेपर्ड है। दुनिया के सारे लेब्रा एक जैसे दिखाई देंगे, आप देख के ही बता दोगे लेब्राडोर, आप देख के ही बता दोगे ये चिहुआ हुआ है, आप देख के ही बता दोगे पग है। तो अल्टीमेटली इनकी साइज, कॉन्फ़िगरेशन और आपकी जनरल अपीयरेंस एकदम सेम होती है। ब्रीडिंग का क्या मतलब है,
मॉडिफिकेशन ऑफ जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेक इट मोर यूजफुल टू ह्यूमन। यानी ब्रीडिंग में आप क्या करते हो, ब्रीडिंग में आप किसी ब्रीड को इंप्रूव करने की कोशिश करते हो। समझ लो आपको एक ऐसा डॉग चाहिए जिसमें कैरेक्टर्स मिक्स हो जाए लैब्रा के और जर्मन के, तो आप एक अच्छी लैब्रा को, बहुत ही बेहतर प्योर लैब्रा को सिलेक्ट करते हो, आप एक बहुत ही प्योर जर्मन को सिलेक्ट करते हो और इन दोनों की मेटिंग करा देते हो, तो जो बच्चा पैदा होगा इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी सुपीरियर। तो वो जो सुपीरियर ब्रीड है ये आपके और काम की हो सकती है। ओके, तो ब्रीडिंग में आप इस प्रकार के प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करते हो। हम ब्रीडिंग के बारे में अभी पढ़ेंगे, पूरे के पूरे मैकेनिज्म के बारे में। नाउ एम क्या है एनिमल ब्रीडिंग का, टू इंक्रीज एंड इंप्रूव द यील्ड एंड डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ एनिमल। यानी एनिमल की यील्ड आप लोग बढ़ाएंगे, आप लोग ऐसी गाय बनाएंगे, ऐसी ब्रीड तैयार करेंगे जो 25 लीटर से भी ज्यादा दूध दे और बढ़िया प्रोटीन कंटेंट का दूध दे, आपके तो मजे हो जाएंगे। आपको समझ लीजिए 1 केजी दूध के 100 रुपए मिलते थे और आपकी पुरानी गाय की जो ब्रीड थी वो 15 लीटर दूध देती थी, और अब आपने जो नई ब्रीड मंगाई है वो 25 लीटर दूध देती है, दिन का 1000 रुपए का मुनाफा पक्का, और वो भी दूध बेचने पर। अगर आप पनीर वनीर बनाकर बेचते हैं, खोया बना के बेचते हैं, बटर मिल्क बेचते हैं, तो आपको एडिशनल मुनाफा होगा, सो अलग। तो इसीलिए आप चाहते हैं कि चीजें ज्यादा मात्रा में बने और बेहतर क्वालिटी की बने, जिससे कि आपको लोग प्रेफर करें, आपके मटेरियल को लोग प्रेफर करें, आपका धंधा जो है बढ़े। अब टाइप ऑफ ब्रीडिंग दो है, इन ब्रीडिंग मतलब सेम ब्रीड के अंदर, सेम ब्रीड के अंदर मीटिंग हो रही है, दैट इज इन ब्रीडिंग। और डिफरेंट ब्रीड्स के अंदर अगर, डिफरेंट ब्रीड्स के अंदर अगर मीटिंग हो रही है दैट इज कॉल्ड एज आउट ब्रीडिंग। तो हमें इन टॉपिक्स के बारे में अभी पढ़ना है कि इन ब्रीडिंग क्या होती है, आउट ब्रीडिंग क्या होती है, आउट क्रॉसिंग क्या होती है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है, और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। इन 5 डेफिनेशंस को हमें अब क्रैक करना है। इनमें से एक ना एक डेफिनेशन आपकी नीट में हर साल पूछी जाती है, विदाउट अ डाउट, विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सेप्शन, विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सेप्शन। पहली जो आपकी डेफिनेशन है दैट इज इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग जैसा मैंने अभी बताया, सेम ब्रीड के बीच में मेटिंग होना। सो इट इज द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। यानी आपने सेम ब्रीड के बहुत ही ज्यादा क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल, यानी एक जैसे जो इंडिविजुअल थे एकदम सेम, उनमें मीटिंग करा दी है 4 से 6 जनरेशन तक लगातार। इसे आप कहते हैं इनब्रीडिंग। ओके, कि 4 से 6 जनरेशन तक आपने एक ही जैसे इंडिविजुअल को मेट कराया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन द होमोजाइगोसिटी। अगर आप चाहते हो कि कोई कैरेक्टर किसी इंडिविजुअल के अंदर पक्का हो जाए, तो आप क्या करेंगे, उसी कैरेक्टर को रिपीट करते रहेंगे, तो वो जेनेटिकली फिक्स हो जाएगा एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म उसे पूरे तरीके से अपने जेनेटिक मटेरियल में अपना लेगा, राइट। तो आपको एक ऐसी ब्रीड मिली जो बहुत ही सुपीरियर है, तो आपने देखा यार सुपीरियर ब्रीड है, इसको मैं खोना नहीं चाहता, तो आप क्या करोगे, सेम ब्रीड के इंडिविजुअल के साथ वेटिंग करा दोगे। एग्जैक्टली सेम ब्रीड आपको बच्चे के तौर पे मिलेगी, दोनों ब्रीड्स में डिफरेंस नहीं है, तो आपको रिजल्टेंट भी सेम ब्रीड मिलेगी सेम कैरेक्टर्स के साथ। फिर उसकी मेटिंग आप लोग दोबारा से करा दोगे सेम ब्रीड सेम कैरेक्टर वाली के साथ, फिर से करा दोगे, फिर से करा दोगे, फिर से करा दोगे, 4 से 6 जनरेशन कराओगे, कैरेक्टर्स पक्के हो जाएंगे, एकदम पक्के हो जाएंगे। तो इसे आप बोलते हो इनब्रीडिंग। और जरूरी नहीं है कि एक ब्रीड के सारे ऑर्गेनिजम्स हमेशा 100% सिमिलर हो, दिस इज ऑलवेज नॉट ट्रू। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहां पर समझ लीजिए आपके पास एक डॉग है लैब्राडोर, आपके पास एक डॉग है जर्मन, और इस लैब्राडोर और जर्मन की जब मीटिंग होती है तब क्या मिली आपको, मिक्स ब्रीड मिली, ठीक है। और यहां पर है एक आपकी मिक्स ब्रीड जो लैब्राडोर और जर्मन की थी, और यहां पर भी आपको एक मिली मिक्स ब्रीड जो लैब्राडोर और जर्मन की थी। अब ये दोनों मिलेंगे, इन ब्रीडिंग होगी, तो फिर मिक्स ब्रीड बनेगी। अब मेरे भाई ये भी मिक्स ब्रीड है, ये भी मिक्स ब्रीड है, पर क्या ये दोनों 100% कॉमन है? द आंसर इज नो, क्योंकि इनके माता पिता को देखो, ये प्योर लैब्रा है, ये प्योर जर्मन है, लेकिन इसके माता पिता को देखो, ये मिक्स ब्रीड है, ये भी मिक्स ब्रीड है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये वाली जो मिक्स ब्रीड है और ये वाली जो मिक्स ब्रीड है, इनमें कुछ हद तक है तो ये सेम ब्रीड, लेकिन कुछ तो डिफरेंसेस होंगे ना, कुछ तो डिफरेंसेस होंगे। तो आप क्या कह सकते हो कि आपके 100% सिमिलर ऑर्गेनिजम्स भी नहीं होते एक ब्रीड के, हमेशा डिपेंड करता है उनका पेरेंट कौन है।
तो अगर समझ लो एक ये लैब्रा है प्योर, एक ये जर्मन है प्योर, और इनकी मीटिंग से बच्चा पैदा हुआ है, इसका नाम है M2। ये मिक्स 2 है और ये मिक्स 1 है। हम क्या कह सकते हैं, M1 और M2 ज्यादा रिलेटेड होंगे क्योंकि इनके माँ बाप एक जैसे हैं। M1 एंड M2 मोर रिलेटेड होंगे क्योंकि इनके माँ बाप एकदम सेम थे, तो इनके अंदर कैरेक्टर्स भी सेम आएंगे। और ये जो है आपका नॉर्मल वाला M, ये आपका M1 और M2 से थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि इसके माता पिता प्योर लैब्रा और जर्मन ना होकर मिक्स ब्रीड के थे, जो बने थे कहीं ना कहीं लैब्रा और जर्मन से। यानी इसके जो मम्मी पापा थे ये लैब्रा और जर्मन की बेटी से ही बने होंगे। ओके, लेकिन अब ये मिक्स आगे चल के रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो ये आपका डिफरेंट होगा टू M1 एंड M2। ये है इंपॉर्टेंट बात। इसीलिए इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, इतनी मेहनत क्यों की है, इतना माथा क्यों हमने लगाया यहाँ पर, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर लिखा हुआ है मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल। इन ब्रीडिंग में आप सेम ब्रीड के इंडिविजुअल्स को मेट कराते हो, लेकिन उनका एकदम ज्यादातर कैरेक्टर्स उनमें कॉमन होना भी जरूरी है। तो ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पर क्या है, आप लोग सुपीरियर मेल कलेक्ट करेंगे, आपको बढ़िया ब्रीड चाहिए तो सुपीरियर मेल कलेक्ट करो जो ताकतवर हो, जो ज्यादा बच्चे पैदा कर सके एक साल में, एंड सुपीरियर फीमेल कलेक्ट करो जिसके दूध में पोषण हो और जिसका दूध भी ज्यादा मात्रा में आए, ऑफ सेम ब्रीड, क्योंकि हम इन ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं तो सेम ब्रीड होगी। और उसके बाद इन्हें मेटिंग करवा दी गई। अब इनके जो बच्चे हुए इनको इवेल्युएट किया गया कि हाँ भाई अपने मम्मी पापा से सुपीरियर है कि नहीं। ओके, एंड सुपीरियर मेल और फीमेल जो थे दे आर आइडेंटिफाइड फॉर फर्दर मीटिंग, यानी जो बच्चे पैदा हुए उनमें से भी सबसे बेस्ट मेल और फीमेल को निकाला गया कि भाई तुम जो है अपने मम्मी पापा से भी सुपीरियर हो, तुम्हें हम फर्दर मेल मेट कराएंगे थोड़ा बड़ा करके, जिससे कि अल्टीमेटली और बेहतर सुपीरियर ब्रीड इन ब्रीडिंग से हमें मिल सके। ओके, तो इन कैटल एक सुपीरियर फीमेल कौन होती है, काव और बफेलो, जो कि ज्यादा दूध प्रदान करे पर लैक्टेशन और उसके दूध में अच्छी क्वालिटी भी हमें देखने को मिले। और सुपीरियर मेल यानी बुल क्या होता है, जो कि सुपीरियर प्रोजेनी को गिव राइज कर सके, यानी जो ताकतवर हो, जो एक साल में ज्यादा बच्चे पैदा कर सके। तो इस हिसाब से आप लोग सुपीरियर मेल और फीमेल को तैयार करते हैं। जैसे यहां पर एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है आपको कैटल की एक ब्रीड का, जो कि है जर्सी। तो जर्सी को आप यहां पर देख सकते हो, हट्टी कट्टी दुरुस्त। तो यहां पर जो पर लैक्टेशन मिल्क का कंटेंट है जर्सी फीमेल का ये बहुत ज्यादा है, इसीलिए इस गाय का और मेल के केस में इस बुल का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द सुपीरियर ब्रीड प्रोडक्शन। ओके, अच्छी ब्रीड्स को ये गिव राइज करता है। अब इन ब्रीडिंग में देखो एडवांटेजेस क्या है, इन ब्रीडिंग में फायदा क्या है। अब जो इन ब्रीडिंग है इससे होमोजाइगोसिटी आती है, यानी कि इसमें जो कैरेक्टर्स आपके फिक्स हो जाते हैं, मैंने आपको बताया था। तो एक प्योर लाइन वैरायटी आप लोग ऑब्टेन कर सकते हो। समझ लीजिए एक जर्मन है, उसको आपने किसी और ब्रीड से मेट ना करा करके जर्मन से ही मेट कराया, तो जर्मन जर्मन का बच्चा कैसे हो गया, जर्मन जर्मन का बच्चा हो गया प्योर जर्मन। इस जर्मन को फिर आपने एक और जनरेशन तक जर्मन से ब्रीड कराया, जर्मन जर्मन का बच्चा फिर जर्मन, इसको एक और जर्मन से ब्रीड कराया, जर्मन जर्मन का बच्चा फिर जर्मन, और इसको आपने एक और जर्मन से ब्रीड कराया, जर्मन जर्मन का बच्चा दोबारा जर्मन। तो क्या हो गया अल्टीमेटली, यहां पर एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन, चार जनरेशन। हमने क्या बोला था, 4 से 6 जनरेशन तक आप इन ब्रीडिंग कराते हो बढ़िया तरीके से। आपका कैरेक्टर यहां पर पक्का हो गया है, तो इस वाले को आप क्या बोल दोगे, आप इसे बोल दोगे प्योर जर्मन, आप इसे प्योर जर्मन बोल दोगे। सिमिलरली आप लोग क्या करा सकते हो, लैब्रा लैब्रा की ब्रीडिंग करा सकते हो। तो प्योर लैब्रा मेल फीमेल कलेक्ट किए, नया लैब्रा बना, फिर दोबारा प्योर लैब्रा से उसको मेटिंग कराई, प्योर लैब्रा बना, एंड सो ऑन। तो यहां पर पूरे जो जर्मन के कैरेक्टर थे फिक्स हो गए। सिमिलरली अगर लैब्रा बना रहे होते हम, प्योर लैब्रा के कैरेक्टर्स नीचे आ जाते, इसे आप क्या बोलते हैं, प्योर लाइन। तो जब अगर किसी ने कुत्ता खरीदा है, तो जब आप बात करने जाते हो तो अल्टीमेटली आप लोग पूछते हो कि ये प्योर ब्रीड है या नहीं। प्योर ब्रीड मतलब उसके माँ बाप 4 से 6 जनरेशन तक सिर्फ जर्मन ही थे, अगर आप प्योर जर्मन की बात कर रहे हो। तो प्योर लैब्रा की बात कर रहे हो, उसके माँ बाप 4 से 6 जनरेशन तक प्योर लैब्रा ही थे, मिक्स ब्रीड बीच में कभी नहीं आई। तो ये प्योर लाइन वैरायटीज हैं। इससे क्या होता है, जब आप इनब्रीडिंग कराते हो तो हार्मफुल रिसेसिव जो जीन्स हैं ये एक्सपोज हो जाते हैं और एलिमिनेट हो जाते हैं बाय सिलेक्शन। यानी अगर कोई रिसेसिव जीन होगा, अगर कोई हार्मफुल जीन होगा, तो वो रिमूव कर दिया जाएगा और 4 से 6 जनरेशन तक गाड़ी एकदम स्मूथ चलेगी।
और सुपीरियर जीन्स इकट्ठे होते जाएंगे, जिस वजह से आपके जो लेस डिजायरेबल जीन थे, जो आपको नहीं चाहिए थे एक ब्रीड के अंदर, जो रिसेसिव जीन थे वो एलिमिनेट हो जाएंगे, जिससे कि क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी या ब्रीड की जो पावर है जो आपने बनाई है वो बढ़ जाती है। आपको यहां पर बेहतर ब्रीड मिली, आपने उसकी पावर बढ़ा दी, आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, ईल्ड बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने सिलेक्ट कर लिया है कैरेक्टर्स को। इन ब्रीडिंग के दौरान अच्छे कैरेक्टर्स आपके इनकॉर्पोरेट हो गए हैं प्रोजेनी के अंदर, मेल और फीमेल से भी सुपीरियर प्रोजेनी आपको देखने को मिली। लेकिन अगर आप 4 से 6 जनरेशन के बावजूद भी, प्योर लाइन बनने के बावजूद भी अगर इन ब्रीडिंग कराते रहते हैं निरंतर, तो डिप्रेशन आ जाती है। डिप्रेशन क्यों आए? क्योंकि आपने इन ब्रीडिंग करा दी है इतनी सारी जनरेशन तक, तो कोई चेंज आपके आए ही नहीं। नो चेंजेस वर देयर, कोई खासा चेंज यहां पर देखने को ही नहीं मिला। और प्रकृति का तो नियम है परिवर्तन, आपको चेंजेस की जरूरत है, आपको वेरिएशन की जरूरत है। अगर आप सेम वे में चलते जाओगे तो नेचर आपको क्यों प्रोटेक्ट करेगा, नेचर आपको क्यों प्रमोट करेगा? आपने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पक्का पढ़ा होगा कि जब आपके अंदर वेरिएशन आती है तो आप नेचर के प्रति ज्यादा अडेप्टिव हो जाते हो। आप नेचर में कोई चेंज आ रहा है उसको झेल सकते हो, यहां पर तो कोई चेंजेस ही नहीं हो रहे, तो आप इतने ज्यादा चेंजेस को नहीं झेल पाओगे कभी अगर चेंजेस हुए तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको बेसिकली अपने अंदर वेरिएशन लानी पड़ती है। कैसे लाओगे इस डिप्रेशन को, आप कैसे टैकल करोगे? आप सेम ब्रीड में मेट कर लोगे। लेकिन अभी तो सर आपने कहा था कि सेम ब्रीड में मेट करेंगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगी। गौर से पूरी लाइन को पढ़ना। मेट सिलेक्टेड एनिमल्स विद अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड। जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन आई तो मैं क्या कह रहा था, रिलेटेड एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड, एक ही ब्रीड के रिलेटेड एनिमल्स जिनके सारे कैरेक्टर्स कॉमन है उनको ब्रीड कराते जाओ। यानी एक तो मिक्स ब्रीड थी जो जर्मन और लैब्रा से बनी थी, और एक मिक्स ब्रीड थी जो दोनों मिक्स पेरेंट से बनी थी, दोनों डिफरेंट थी। अब यहां पर क्या करो, एक अनरिलेटेड सुपीरियर जो ऑर्गेनिज्म है सेम ब्रीड का, उसको इस्तेमाल करो। अगर सेम ब्रीड में ही आप करवा रहे हो मेटिंग तो आपकी इनब्रीडिंग ही है, लेकिन यहां पर आपका अनरिलेटेड सुपीरियर है, तो अनरिलेटेड की वजह से ये थोड़ा सा अलग प्रोसीजर हो जाता है। इनब्रीडिंग का मतलब होता है आपका रिलेटेड एनिमल ऑफ सेम ब्रीड, लेकिन अनरिलेटेड पे यहां पर फोकस करना है, इसलिए यहां पर मैंने गोला बना दिया। तो इसे इनब्रीडिंग में, प्योर इनब्रीडिंग में काउंट मत कर लेना। सो इट इज द डिप्रेशन ऑफ फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। 4 से 6 जनरेशन से भी ज्यादा बार तक आप लोग इनब्रीडिंग करवाते जा रहे हो। कंटिन्यूड इनब्रीडिंग की वजह से क्या हो जाता है, नए कैरेक्टर्स आना बंद हो जाते हैं और नेचर आपको सपोर्ट करना बंद कर देता है। प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है क्योंकि रिसेसिव जीन्स अब आपके एलिमिनेट होना बंद हो गए हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर रिसेसिव अलील है छोटा ए और डोमिनेंट अलील है आपका कैपिटल ए। तो यहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए था तो डोमिनेंट वाले ने संभाल लिया, कैपिटल ए था डोमिनेंट वाले ने संभाल लिया। अब इनकी ब्रीडिंग हुई तो आपको कैपिटल ए मिला, कैपिटल ए स्मॉल ए, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सारे डोमिनेंट ही थे। लेकिन बार बार इनब्रीडिंग कराओगे ना यार, बार बार इनब्रीडिंग कराओगे, एक केस आपको ऐसा मिलेगा जिसमें स्मॉल ए आना स्टार्ट हो जाएगा और अब ये आपको डिस्टर्ब करेगा बार बार, क्योंकि अब स्मॉल ए आ चुका है। अब आप इसको किसी कैपिटल ए से भी ब्रीड कराओगे, ज्यादातर आपकी कैपिटल ए स्मॉल ही है, यहां पर देखो। तो जब आप इसको कैपिटल ए से क्रॉस कराओगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी दोस्त। एक तो आपका कैपिटल ए बनेगा डोमिनेंट, लेकिन दूसरा आपका स्मॉल ए बनेगा, यानी अब ये प्रॉब्लम लंबी टिकने वाली है रिसेसिव जीन्स वाली। यानी जो जीन्स डिलीट होने चाहिए थे अब घूम रहे हैं बढ़िया तरीके से। तो आप क्या करो, एक अनरिलेटेड एनिमल ले लो और उसके साथ इसकी मेटिंग करा दो। स्मॉल ए कैपिटल ए यहां पर ले आओ एंड अल्टीमेटली इनकी मेटिंग करा दोगे, क्या हो जाएगी प्रोजेनी, कैपिटल ए स्मॉल ए। दोबारा से जो आपके डोमिनेंट कैरेक्टर थे ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर आप 4 से 6 जनरेशन दोबारा से इनब्रीडिंग करा सकते हो। आपको बस इस चीज से बचना है, स्मॉल ए वाली चीज है, इससे आपको बचना है यार, ये आपको गड़बड़ देगी। ओके, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए अनरिलेटेड एनिमल ऑफ सेम ब्रीड को आप लोग इस्तेमाल करते हो। तो यहां पर देखो, अब चीज आ जाती है आउटब्रीडिंग। और आउटब्रीडिंग में आप क्या करते हो, अनरिलेटेड एनिमल के साथ क्रॉस कराते हो किसी भी ब्रीड का। अनरिलेटेड एनिमल क्या क्या हो सकते हैं, अनरिलेटेड एनिमल हो सकता है अनरिलेटेड एनिमल ऑफ सेम ब्रीड, क्योंकि एक ब्रीड के अंदर भी सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स कॉमन नहीं थे। अनरिलेटेड एनिमल हो सकता है ऑफ डिफरेंट ब्रीड, अगर वो अलग ही ब्रीड है तो वो अनरिलेटेड होगा ही होगा। या फिर अनरिलेटेड एनिमल हो सकता है ऑफ डिफरेंट
स्पीसीज। अब आप बोलोगे सर डिफरेंट स्पीसीज कैसे हो सकता है? मेरे भाई डिफरेंट स्पीसीज मेट जरूर कर सकते हैं, इनके बच्चे फर्टाइल नहीं होंगे। मैं अभी भी अपनी बात पे टिका हुआ हूं, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज एकदम सही है। हमने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज में बिल्कुल नहीं कहा कि दो स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म सेक्स नहीं कर सकते, हमने ये नहीं कहा है। लेकिन उनका बच्चा अगर गलती से भी पैदा हो गया वो इनफर्टाइल होगा, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। जैसे टाइगर है और लायन है, अगर मेल टाइगर है फीमेल लायन है तो टाइगॉन बनता है, मेल लायन और फीमेल टाइगर है तो लाइगर बनता है। तो ये लाइगर और टाइगॉन फर्टाइल नहीं होते। सिमिलरली अगर आप मेल गधे और फीमेल घोड़ी की बात करते हैं, यानी जैक और मेयर के बारे में बात करते हैं, तो इनका जो बच्चा होता है वो क्या होता है? म्यूल होता है, खच्चर होता है, और खच्चर कभी रिप्रोड्यूस नहीं करता। सो डिपेंडिंग अपॉन ये अनरिलेटेड एनिमल्स आपके डिफरेंट ब्रीड के हैं, सेम ब्रीड के हैं, या फिर अलग स्पीसीज के हैं, इन्हें तीन कैटेगरी में बांटा गया। आउट ब्रीडिंग में आप बोलते हो आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। यूजुअली हम जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आउट ब्रीडिंग का मतलब क्या रहता है? आउट का मतलब बाहर, ब्रीडिंग का मतलब ब्रीड के बाहर। लेकिन इसमें एक खास केस भी है जो मैं आपको बताने वाला हूं, देयर इज अ स्पेशल केस। तो अगली स्लाइड का वेट करो और स्पेशल केस में आपको बताऊंगा कि नॉर्मल जो डेफिनेशन किताब में लिखी रहती है उसमें गलती क्या है और आपको असली डेफिनेशन क्या लिखनी है। ओके, अब देखो, पहली चीज आपकी काफी ज्यादा क्लियर कर देगी कंसेप्ट को। आउट क्रॉसिंग के अंदर क्या होता है? आउट क्रॉसिंग इज द फर्स्ट टाइप ऑफ आउट ब्रीडिंग। आउट क्रॉसिंग के अंदर क्या हुआ? इट इज द मेटिंग ऑफ एनिमल विद इन द सेम ब्रीड, यानी सेम ब्रीड के अंदर आप कर रहे हो मेटिंग। सर ये तो इनब्रीडिंग होनी चाहिए थी, लेकिन नो कॉमन एंसेस्टर अप टू 4 to 6 जनरेशन, 4 से 6 जनरेशन तक जो दोनों इंडिविजुअल मेट कर रहे हैं इनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, यानी एक के अलग एंसेस्टर थे 4 से 6 जनरेशन। जैसे लेब्राडोर जर्मन मिक्स बना, फिर मिक्स के साथ हुआ, मिक्स के साथ हुआ, 4 से 6 जनरेशन इनके माँ बाप अलग थे, और यहाँ पर शुरुआत ही मिक्स से हुई, मिक्स बच्चा पैदा हुआ, मिक्स बच्चा पैदा हुआ, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आपका मेल बना, यहाँ पर फीमेल, इन दोनों में मीटिंग हो रही है, तो ये दोनों मिक्स हैं, तो ये दोनों आपके सेम ब्रीड के, लेकिन अनरिलेटेड हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? अनरिलेटेड हो गए, अनरिलेटेड एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड। बात समझ में आई? तो आप इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग की डेफिनेशन ऐसे मत देना, किताब में लिखा हुआ है कि इन ब्रीडिंग मतलब सेम ब्रीड के अंदर, जो बात एकदम करेक्ट है, लेकिन आप वहां पर लिखोगे इन ब्रीडिंग का मतलब सेम ब्रीड के अंदर भी रिलेटेड एनिमल्स। और आउट ब्रीडिंग में आप क्या लिखोगे? आउट ब्रीडिंग की करेक्ट डेफिनेशन में आपको लिखा देता हूं। आउट ब्रीडिंग के अंदर आप लिखोगे कि ये है मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल। अब ये अनरिलेटेड एनिमल सेम ब्रीड के भी हो सकते हैं, डिफरेंट ब्रीड के भी हो सकते हैं, अलग स्पीसीज के भी हो सकते हैं। तो यहां पर आउट क्रॉसिंग से जो बच्चा पैदा होगा इसे आप आउट क्रॉस बोलते हो। फायदा क्या है इस आउट क्रॉसिंग का? इट इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल दैट आर बिलो एवरेज इन मिल्क प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल। यानी अगर मेल जो है बीफ कैटल में अगर उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है, या फिर मिल्किंग कैटल के अंदर, फीमेल के अंदर मिल्क प्रोडक्शन अच्छी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? थोड़े नए कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हो। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी डाउन हो चुकी है। इस डिप्रेशन से मूव करने के लिए आपने क्या किया था? सेम ब्रीड के अनरिलेटेड एनिमल के साथ मेटिंग की थी। सेम चीज आप यहां पर कर दो। तो आउट क्रॉसिंग आपको इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बचाता है, सेम ब्रीड के अंदर अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म से लिंक करा देता है। दूसरी जो चीज है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग को आप प्यार से क्या लिखते हो? इसके नाम में ही क्रॉस है तो इसको आप क्रॉस ही लिखते हो। जब आप बोलते हो ना दो डॉग की ब्रीड्स के बीच में क्रॉस करा दिया आपने, क्रॉसिंग करा दी, वो क्रॉस ब्रीडिंग। यानी आप यहां पर दो डिफरेंट ब्रीड्स का इस्तेमाल करोगे। मेटिंग बिटवीन सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड जैसे कि जर्मन शेफर्ड एंड सुपीरियर फीमेल्स ऑफ अनदर ब्रीड जैसे कि लैब्राडोर। तो यहां पर क्या है? डिजायरेबल क्वालिटी जो है दोनों ब्रीड्स की ये कंबाइन हो जाएंगी और हमें एक नया जो है आउटकम देखने को मिल जाएगा। द प्रोजेनी हाइब्रिड एनिमल्स में बी यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। जो हाइब्रिड एनिमल है वो बेहतर प्रोडक्ट आपके बना पाएगा गाय भैंस भेड़ बकरी के केस में, तो उनको हम लोग बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। They may be subjected to some form of inbreeding to develop new stable breeds which is superior to existing breed। फिर क्या करोगे? आपने एक नई अच्छी ब्रीड बना ली ना, और आप चाहते हो कि यार ये ब्रीड मेरे पास रहे, तो उसी ब्रीड के जो नई आपने ब्रीड क्रिएट किया उसी ब्रीड के इंडिविजुअल्स के साथ उसे मेट कराते रहो, 4 से 6 जनरेशन, सारे कैरेक्टर पक्के हो जाएंगे इन ब्रीडिंग की वजह से। ओके, समझ लो मैंने दो ऐसे डॉग की
क्रॉस ब्रीडिंग करा दी जो आज तक नहीं हुई थी, मैंने ची हुआ की ब्रीडिंग करा दी पग के साथ, और मुझे मिली एक सुपीरियर मिक्स ब्रीड, 2 बच्चे मुझे मिल गए, मेल और फीमेल। अब मैं क्या करूंगा, उनकी मेटिंग करा दूंगा और मुझे बच्चे मिलेंगे सेम मिक्स ब्रीड के, उनकी सेम ब्रीड में मेटिंग करा दूंगा, सेम ब्रीड मिली, फिर मेटिंग करा दूंगा, तो वो जो कैरेक्टर थे जो मेरी मिक्स ब्रीड थी ची हुआ की और पग की, वो पक्की हो गई एकदम। अब मैं अपनी मिक्स ब्रीड को कमर्शियलाइज कर सकता हूं, यानी बेच सकता हूं। सिमिलरली यहां पर बनाया गया था हिसार डेल, जो कि शीप की एक बहुत ही ज्यादा एडवांस ब्रीड थी। कैसे बनाई गई, पंजाब के अंदर बीकानेरी ईव्स को यहां पर क्रॉस कराया गया किसके साथ, मैरिनो रैम्स के साथ। तो एक का हमें स्ट्रक्चर मिल गया बॉडी स्ट्रक्चर, और दूसरे में हमें शीप के अंदर ज्यादा अच्छा उसकी वूल का कंटेंट मिल गया। तो अल्टीमेटली जो आपके हिसार डेल बने ये ज्यादा बेहतर थे मैरिनो राम्स और बीकानेरी ईव्स दोनों के कंपैरिजन में, तो इट इज अ सुपीरियर ब्रीड। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, देखो यार नाम में ही सब कुछ बताया हुआ है, इंटर स्पेसिफिक यानी कि यहां पर दो स्पीसीज को साथ में मिलाया गया है। तो आप क्या करते हो, यहां पर मेल एंड फीमेल ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज को कंसिडर करते हो, इनके बच्चे लेकिन क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। जैसे कि यहां पर म्यूल बना है, आपका खच्चर बना है, तो ये क्या है, स्टेराइल है, इसे आप प्यार से इनफर्टाइल भी लिख सकते हो। क्या हुआ यहां पर, ये आपका लेट्स से फीमेल हॉर्स है जिसको आपने बोला मेयर, ये आपका मेल गधा है जिसको आपने बोला जैक, एंड यहां पर आपका जो बना है दैट इज बेसिकली म्यूल। ये आपका फर्टाइल नहीं होता, ये आपका स्टेराइल रहता है। दिस इज आउटब्रीडिंग। तो अगर मैं आपको बताऊं एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये टर्म्स सुनने में काफी कॉम्प्लेक्स लगती हैं बट दे आर वेरी वेरी वेरी। सबसे पहले हम लोग ब्रीडिंग देखते हैं कितनी टाइप की होती है। ब्रीडिंग में हमने देखा ब्रीडिंग 2 प्रकार की है। पहली आपकी इनब्रीडिंग यानी सेम ब्रीड के अंदर, लेकिन अगर मैं अच्छी डेफिनेशन बताऊं, सेम ब्रीड के अंदर भी रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, रिलेटेड इंडिविजुअल्स, ओके, सो रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड, यानी सेम ब्रीड के अंदर भी मिलते जुलते ऑर्गेनिजम्स को आप यहां पर कंसिडरेशन में लोगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट इज आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग में आप क्या करते हो, आउटब्रीडिंग में आप लोग बात करते हो अनरिलेटेड एनिमल्स की। अब ये अनरिलेटेड एनिमल्स कितने अनरिलेटेड हैं, इस बेसिस पर इसे 3 प्रकार में हमने डिवाइड किया। हमने सबसे पहले बोला आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन को करेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी आउट क्रॉसिंग क्या हुआ, आउट क्रॉसिंग में आप थोड़ा सा डिफरेंट या अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स लेते हो ऑफ सेम ब्रीड। तो ये है तो सेम ब्रीड, लेकिन थोड़ा सा अनरिलेटेड एनिमल आपने यहां पर लिया है, तो सेम ब्रीड यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आउट क्रॉसिंग के बाद दूसरी चीज जो है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, इसके नाम के आगे क्रॉस आता है तो हम लोग इसे क्रॉस ही लिखते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब है क्रॉस कराना अलग अलग ब्रीड्स को। तो यहाँ पे एनिमल तो अनरिलेटेड होगा ही क्योंकि उसकी ब्रीड ही अलग है, तो ब्रीड क्या होंगी यहाँ पर, डिफरेंट होंगी, ब्रीड यहाँ पर। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पर सीधा स्पीसीज ही डिफरेंट हो जाएगी, जिनसे पैदा होने वाले बच्चे क्या होंगे, आपके स्टेराइल हो जाएंगे, ये फर्टाइल नहीं रह सकते। ये आपकी ब्रीडिंग के अलग अलग जुगाड़, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग से रिलेटेड। तो जो हम पढ़ते हैं इन ब्रीडिंग मतलब इन द सेम ब्रीड, और आउट ब्रीडिंग का मतलब इन द डिफरेंट ब्रीड, ये गलत है क्योंकि यहां पर काफी बार सेम ब्रीड भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं बोलूं अनरिलेटेड एनिमल तो ये बात हमेशा करेक्ट है। तो हमेशा बढ़िया वाली डेफिनेशन लिखना कि अनरिलेटेड एनिमल होना चाहिए, चाहे वो सेम ब्रीड का हो चाहे वो डिफरेंट ब्रीड का हो। डन, चलो अब देखो भाई, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, किस प्रकार से आपके ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दिया जाता है। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा असेंशियल है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझें। पहली जो चीज है जो आप यहां पर कर सकते हैं वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कुछ दिनों पहले मैंने आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाम का एक चैप्टर पढ़ाया था, उसमें भी हमने एआई यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात की थी। यानी काफी बार मेल जो है उसको कोई सेक्स रिलेटेड इश्यू होता है, जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिससे कि वहां पर उसके पीनस के अंदर जो इरेक्टाइल टिश्यू है वो काम करना बंद कर देता है।
तो पीनस जो है वो आपका टाइट नहीं हो पाता एंड अल्टीमेटली इट कांट पेनिट्रेट इनटू द वजाइना ऑफ फीमेल। तो क्या करना पड़ता है आपको स्पर्म्स को लेकर आर्टिफिशियली वजाइना के थ्रू आपका साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुंचाना पड़ता है। यहां पर भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है बट इट इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम। यहां पर ये प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं है कि मेल फर्टिलाइज नहीं कर सकता है, मेल इंसेमिनेट नहीं कर सकता, इसीलिए इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसका इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि काफी बार जो स्पर्म हमने कलेक्ट किया है ना डोनर का, वो यूएसए में रहता है, फॉरेन बुल है, तो उस पूरे फॉरेन बुल को तो उठा करके हम लोग यहाँ पर ला नहीं सकते। तो देयर आर वैरायटी ऑफ टेक्निक्स ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन, जहां पर -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर आप लोग स्पर्म्स को क्या करते हो या सीमन को क्या करते हो, स्टोर कर लेते हो। तो अमेरिका से एक पार्सल आ गया आपके पास, उस पार्सल के अंदर जो स्पर्म्स थे उनको आप अलग अलग फीमेल्स को इंसेमिनेट करने के लिए, अलग अलग काउस को इंसेमिनेट करने के लिए यूज कर सकते हो। बिकॉज एक बार में स्पर्म बहुत ज्यादा इजैकुलेट किया जाता है बाय मेल। अगर आप ह्यूमंस की बात करें 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स एक बार में इजैकुलेट किए जाते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए हमें सिर्फ एक स्पर्म की जरूरत होती है। तो इतने सारे जो स्पर्म्स हैं इनसे मल्टीपल टाइम्स क्या किया जाता है, इंसेमिनेट किया जाता है फीमेल्स को। तो सीमन जो है इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल पेरेंट और इसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ सिलेक्टेड फीमेल के अंदर डाल दिया जाता है आर्टिफिशियली, क्योंकि आप मेल को बुला नहीं सकते। तो यहाँ पे ये इस मेरे भाई का हाथ है वेटनरी सर्जन का, राइट, एट द साइट ऑफ सीमन प्लेसमेंट, यहाँ पर सीमन को प्लेस कर दिया जाता है। ओके, एंड अल्टीमेटली इट कैन गो टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन और उसके बाद सारा का सारा काम ठीक तरीके से हो जाता है इन द नॉर्मल वे पॉसिबल। तो सीमन जो है इट मे बी यूज्ड इमीडिएटली, यानी समझ लो आपके दोनों के दोनों जो इंडिविजुअल हैं वो सेम शहर में है, सेम स्टेट में है, इमीडिएटली भी आप लोग यूज कर सकते हो। यहां से मेल का सीमन निकाला और इंसेमिनेट कर दिया फीमेल के अंदर, काफी सारी फीमेल्स के अंदर। या फिर आप लोग क्रोज भी कर सकते हो, उसे बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हो। -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन पे चीजें खराब नहीं होती, मेटाबॉलिज्म ही जीरो हो जाता है, खराब होने का कोई चांस ही नहीं है। सो सक्सेस रेट जो है इस क्रॉसिंग का इट इज फेयरली लो इवन दो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज कैरिड आउट। काफी बार ओव्यूलेशन में भी दिक्कत होती है, आप लोग अगर कैलकुलेट भी करके चलोगे तो भी आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती कि ओवम कब आने वाला है। तो आपने आज स्पर्म इंजेक्ट कर दिए, अब स्पर्म की लाइफ कितनी है, 1 दिन 2 दिन, और तब तक अगर ओवम नहीं आया तो स्पर्म आपके खराब चले गए। तो फेयरली लो रेट होता है इवन आफ्टर कैलकुलेशन। तो यहां पर आप क्या करते हो, मल्टीपल ओवम भी तैयार करा सकते हो, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जिसको आप मोइट भी बोलते हो, मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्या बात हुई यहां पर, सबसे पहले मल्टीपल ओव्यूलेशन कराई यानी बहुत सारे ओवा बनाए। अब यूजुअली एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर या एक ईस्ट्रस साइकिल के अंदर क्या होता है, एक एग निकलता है। हम फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ चुके हैं, 28 डेज लंबी जो साइकिल होती है, इसके 14th डे पर एलएच का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ एलएच सर्ज जो आपका ओवम है वो निकल जाता है, ओव्यूलेशन हो जाती है। बट यहां पर एक ही एग निकलता है, आपको क्या करना है, मल्टीपल ओवम्स निकालने हैं, मल्टीपल ओव्यूलेशन इस टेक्निक का नाम है। तो आप क्या करेंगे, आप हर्ड इंप्रूवमेंट के लिए या फिर हाइब्रिड प्रोडक्शन के लिए क्या करेंगे, काफी सारे एग्स बना लेंगे फीमेल के। तो आप यहां पर क्या करते हो, एफएसएच लाइक हार्मोन दे देते हो फीमेल को एक्सेसिव अमाउंट में। एफएसएच का मतलब क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो आपका प्राइमरी oocyte था उसको प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट कर रहा था ना आपका एफएसएच फीमेल के अंदर, ह्यूमंस के अंदर। यहां पर भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर आप यहां पर दे देते हो तो आपके फॉलिकल्स बनने लग जाते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में। इतने ज्यादा बनते हैं कि एक साइकिल के अंदर अब एक एग नहीं 6 से 8 एग आ रहे हैं, जिसे आप सुपर ओव्यूलेशन बोलते हो, क्योंकि 6 से 8 गुना ज्यादा एग बन रहे हैं। अब इन एग्स को बनाने का प्रोटोटाइप क्या है, क्यों बना रहे हैं हम इतने सारे एग? हम इतने सारे एग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम ये एग फिर इकट्ठे करेंगे, उनके अंदर स्पर्म्स इंजेक्ट कराएंगे और जो आपका एम्ब्रियो बनेगा फिर वो डिवाइड करेगा, अल्टीमेटली जाइगोट बनने के बाद 2 सेल 4 सेल 8 सेल तक, उनको हम लोग क्या करेंगे, फर्दर सुरोगेट फीमेल्स के अंदर डाल देंगे और वो जो फीमेल है बच्चा प्रोड्यूस कर देंगी। यानी हमने क्या लिया, हमने फीमेल की गैमेट्स को इकट्ठा कर लिया, 6 से 8 एग हमने बना लिए, तो बहुत ज्यादा एग बने। इनसे हम क्या करेंगे, इनसे हम या तो बुल को मेट करा देंगे या आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करा देंगे, तो आपके 6 से 8 एम्ब्रियो हमारे पास बन गए।
नॉर्मली अगर आप एक फीमेल को इंसेमिनेट कराते, अगर आप मेल फीमेल को मेट कराते तो एक बच्चा बनता, एक एम्ब्रियो बनता, यहां पर 6 से 8 एम्ब्रियो बन जाएंगे। ओके, और आप इनको देखोगे कि 8 सेल या 32 सेल तक जब आपका जाइगोट डिवाइड करके बना चुका है सेल्स, तो इन्हें नॉन सर्जिकली उस फीमेल में से रिमूव किया और सरोगेट मदर के अंदर डाल दिया। यानी एक ऐसी मदर जो कि सिर्फ अपना वॉम्ब प्रदान कर रही है, ओके, जो सिर्फ अपना यूट्रस प्रदान कर रही है इम्प्लांटेशन के लिए। जैसे आपने काफी सारी मूवीज भी देखी होंगी, मेरे को नाम याद नहीं है स्पेसिफिकली, सलमान खान की एक मूवी है सुरोगेसी के ऊपर। तो यहां पर क्या होता है, एक फीमेल जिसका यूट्रस प्रॉपर नहीं होता इम्प्लांटेशन के लिए, क्या किया जाता है, जो मेल और फीमेल है उनके गैमेट्स लिए जाते हैं, उनको फ्यूज किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, और 8 से 32 सेल का जब बन जाता है आपका सेल का बंच, तो उस टाइम पर एक और फीमेल के यूट्रस में उसे डाल दिया जाता है और वो इम्प्लांट हो जाता है। उस फीमेल के अंदर पूरी की पूरी आपकी बेबी की डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोसेसेस टेक प्लेस करती हैं, और जब बच्चा हो जाता है तो पेरेंट्स को दे दिया जाता है। सिमिलरली एक गाय को यहाँ पर रखा जाता है सुपर ओव्यूलेशन के लिए। मेल के स्पर्म्स आपके पास आ ही चुके हैं, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट आप करा ही सकते हो, और अलग अलग फीमेल को आप लोग यहाँ पर मां बना सकते हो, यानी कि आप लोग बहुत ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हो इन अ स्मॉल टाइम। जिस टाइम में आपका सिर्फ एक बच्चा बन रहा था, उस टाइम पर अब आपके 8 बच्चे बन सकते हैं। ओके, एंड सो ऑन। So MOAT has been demonstrated for cattle, sheep, rabbit, buffalo, mare, इन सब के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है आपके MOAT यानी मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को। हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स एंड हाई क्वालिटी मीट यील्डिंग बुल्स, जो कि लीन मीट बनाते हैं, लीन मीट बनाते हैं जिसमें लिपिड कंटेंट काफी कम रहता है, bulls have been bred to increase herd size in short time। यानी अच्छा दूध देने वाली गाय और आपके जो एकदम परफेक्टली फिट जो बुल्स है, इनका इस्तेमाल किया जाता है प्रोजेनी डेवलपमेंट के लिए, हर्ड इंप्रूवमेंट के लिए। ओके, तो इससे आपकी दूध की प्रोडक्शन अच्छी खासी हो जाती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एनिमल, दैट इज एपिस इंडिका और द बी। सो इसे एपीकल्चर क्यों कहा जाता है? बी कीपिंग को एपीकल्चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर जो बी इस्तेमाल होती है, इसका नाम ही है एपिस इंडिका, सबसे कॉमनली जो इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा भी होती है, लेकिन एपिस से यहाँ एपी वर्ड जो है उठाया गया। तो यहां पर आप क्या करते हो, यहां पर आप मेंटेनेंस करते हो हाइव्स का। हाइव्स का मतलब मधुमक्खी के छत्ते का, और इनके अंदर हनी बीज भी रहती है। वो हनी बीज क्या बनाती है, हनी बनाती है और बी वैक्स बनाती है। बी वैक्स क्या है, बाय प्रोडक्ट है। पहले तो हमें काफी सालों तक यही नहीं पता लगा कि ये बाय प्रोडक्ट करता क्या है या किस काम आता है, तो हम बी वैक्स को छोड़ देते थे, हम सिर्फ मीठा मीठा हनी निकाल लिया करते थे। लेकिन अब बी वैक्स की जब हमें इंपॉर्टेंस पता लगी है कि ये कॉस्मेटिक्स में, अलग अलग मेकअप प्रोडक्ट्स बनाने में और पॉलिशेस बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, तो इसको भी हम लोग बेचने लगे हैं। तो ये हमारी एडिशनल इनकम है, ये हमारा एडिशनल एसेट है। और हनी जो है, इसमें आपकी हाई न्यूट्रिटिव और मेडिसिनल वैल्यू है, क्योंकि इसके अंदर आपके काफी विटामिन भी हैं, मिनरल भी हैं, शुगर के सब्स्टिट्यूट के, हेल्दी सब्स्टिट्यूट के तौर पे तो ये इस्तेमाल होता ही है। एंड हनी प्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट थिंग दैट ह्यूमंस हैव डन। हनी प्रोडक्शन बहुत पहले से चला आ रहा है, और हनी के बारे में एक खास बात यह है, इसको आप 1000 साल तक भी स्टोर कर सकते हो, हनी खराब नहीं होता। तो कभी इस भ्रम में मत रहना कोई आपको कहे कि हनी खराब हो चुका है। हनी अपनी तरफ से डिग्रेड कभी भी नहीं होता है, जब तक आप उसके साथ कोई छेड़खानी ना करो। अब आपने गर्म कर दिया है हनी को या फिर उल्टी सीधी जगह पर रख दिया है, दैट इज अनदर थिंग। अदरवाइज हनी काफी सारी एडवर्स कंडीशंस को भी टॉलरेट कर सकता है और वो खराब नहीं होता। तो सबसे पहले जो कमर्शियल प्रोडक्ट हम लोग तैयार करने लगे थे, उनमें से हनी भी एक था। हनी भी जो है कुछ ऐसी छत्ते बनाती हैं जिनको बीहाइव कहा जाता है, जिसमें हेक्सागोनल आपको कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, और इनके अंदर जो है हनी फिल किया जाता है। हनी और कुछ नहीं है बल्कि प्रोसेस्ड सलाइवा है आपकी, किसका, हनी बीज का। यानी जो आप खाते हो हनी के तौर पे, वो सलाइवा है, वो थूक है किसका, हनी, हनी बीज का। और ये एक फैक्ट है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं आप इसको बकायदा। मैंने भी क्रॉस चेक किया था, मुझे किसी ने बताया था तब, आई वॉज नॉट बिलीविंग दिस अप, बट यस इट इज ट्रू। ओके, एपिस इंडिका का यहां पर इस्तेमाल किया जाता है, सबसे मोस्ट कॉमन हनी बी की स्पीसीज फॉर द बी कीपिंग पर्पस। बी कीपिंग जो है, ये किसी भी एरिया में प्रैक्टिस की जा सकती है जहां पर सफिशिएंट बी पास्चर्स हो। बी पास्चर्स मतलब आसपास कोई फसल होनी चाहिए,
क्योंकि बीज को भी क्या जरूरत पड़ती है, नेक्टर की जरूरत पड़ती है। इन्हें भी अलग अलग पौधों से जाकर नेक्टर निकालना है, इन्हें भी बढ़िया बढ़िया जूस पीना है, फ्रूटी पीनी है, तो उसके लिए क्या है, इन्हें फसलों की जरूरत पड़ती है। तो आसपास कोई सेब का बागान है, सबसे ज्यादा स्पेशली यूज किया जाता है, राइट। कोई इसके अलावा ब्रासिका है, कोई सरसों का खेत है, तो वहां पर भी आप लोग देख सकते हो उसके आसपास क्या उगाए जाते हैं, आपके बी पास्चर तैयार किए जाते हैं, जिसके आसपास कोई ना कोई फसल एटलीस्ट रहे, तो उसको उगाने का प्रबंध भी किया जाता है। कुछ वाइल्ड श्रब भी यहाँ पर हो सकते हैं, झाड़ियां वगैरह हो सकती है, फ्रूट और कार्ड हो सकते हैं, जैसे कि आपके सेब के बागान की मैंने बात की, या कल्टीवेटेड क्रॉप भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपके सरसों वगैरह की बात की। तो इनके आसपास अगर आप रख दोगे डब्बे जिनके अंदर हनी बीज है, तो वर्कर बीज आसपास जाकर क्या करेंगी, नेक्टर कलेक्ट कर लेंगी और बदले में उनको पॉलिनेट भी करेंगी। तो ये एक टू एंड फोर्थ रिलेशनशिप हो जाती है कि फसलों को भी इनसे फायदा है कि उनकी पॉलिनेशन हो पा रही है बढ़िया तरीके से, उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉलिनेटर का काम कर रही है बीज, और बीज को उनसे क्या मिल जा रहा है, पास्चर के तौर पे क्या मिल जा रहा है, एक अच्छा एनवायरमेंट भी मिल जा रहा है, और उसके साथ साथ नेक्टर भी इन्हें अच्छे तरीके से मिल जाता है। बिहाइव्स जो हैं, दे कैन बी केप्ट इन वंस कोर्टयार्ड, यानी आप अपने बरामदे में रख लो, चाहे आप अपने घर की छत पे रख लो। ये लेबर इंटेंसिव प्रोसेस नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं है आपको 10 अलग अलग जो है इंटर्न्स रखने हैं जो कि आपके लिए काम करेंगे। आप अकेले भी है, आपके साथ कोई एक और साथी है, तो आप 2-3 लोग मिलकर भी मैक्सिमम बहुत ही बड़े खेत के अंदर, बहुत ही बड़े फार्म के अंदर इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कर सकते हो। और हनी की कीमत भी मार्केट में बहुत अच्छी खासी है, 400-500 रुपए लीटर या रुपए केजी जो है आपको हनी देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग बहुत ज्यादा हनी प्रोड्यूस कर पाते हैं, दैट कुड बी अ वेरी गुड एसेट फॉर यू गाइस। और उसके अलावा जो बी वैक्स बिकता है, वो तो काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज में हनी बी से भी, हनी से भी ज्यादा महंगा बिकता है। ओके, तो यहां पर इनके जो डब्बे रहते हैं, बिहाइव्स रहते हैं, आर्टिफिशियल बिहाइव भी बनाए जाते हैं जिनको मैं डब्बे बोल रहा हूं, तो इनमें आपकी वर्कर्स हो सकती है, दैट आर स्मॉल फीमेल्स, क्वीन होती है जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हक होता है, जो रॉयल जेली पर फीड करती है, एंड ड्रोन्स होते हैं जो कि छोटे छोटे मेल होते हैं। अब मेल में आपने यहां पर सुना होगा, मेल यहां पर क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और फीमेल यहां पर क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। इस प्रकार की सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न को कहते हैं हम हैप्लोडिप्लॉयड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जो 12th क्लास के 5th चैप्टर में हमने पढ़ा भी हुआ है, आप लोग बायो वाले की वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेल अलग से हैप्लॉइड पकड़ में आ जाएंगे, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और फीमेल्स जो है वो डिप्लॉयड होती है, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ओके, चलिए अब इस प्रकार के डब्बे जो हैं जिनको मैं बोल रहा था, आर्टिफिशियल बिहाइव्स यहां पर रखे जाते हैं एक वरांडे के अंदर, या फिर आपकी छत के ऊपर, या आपके खेत के अंदर, जिनके आसपास काफी सारे यहां पर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं या फिर श्रब्स वगैरह हैं, जिनको आप बी पास्चर बोल सकते हो। तो इनके अंदर देखो यहाँ पर छोटी छोटी काफी सारी मक्खियां हैं, इनमें वर्कर बीज भी है, एक रानी मक्खी होती है आपकी, हजारों वर्कर बीज हो सकती हैं, एंड आपके ड्रोन्स भी होते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सक्सेसफुल बी कीपिंग के, अगर आप भी इस काम को करना चाहते हैं, कभी आप लोग छुट्टियों में करके देखना चाहते हैं, देन यू कैन इजीली डू दैट आप, हालांकि इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। आपको सबसे पहले क्या करना है, नेचर एंड हैबिट ऑफ बीज के बारे में जानना है कि बी कब काटती है कब नहीं काटती, डंक मारने वाले काटने की बात कर रहा हूं, कब काटती है कब नहीं काटती, इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जिनको हनी प्रोडक्शन में काफी अच्छी खासी नॉलेज है, वो हनी बीज से कभी भी डरते नहीं है, उनके छत्ते में वो जो है आराम से हाथ डाल करके हनी निकाल रहे होते हैं, काफी सारी वीडियोस भी आपने देखी होंगी। तो दैट इज पॉसिबल इफ यू आर अवेयर विद द नेचर ऑफ बीज, आपको पता लगे कि वो कब आप पर हमला कर सकती हैं, तो आप अंदाजे से क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक द रिवर्स स्टेप्स। अगर आप लोग उनके नेचर को जानने और तब आप लोग अपना पहला मूव लगाएं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप लोगों को मक्खियां नहीं काटेंगी। इसीलिए जो बी पास्चर्स मेंटेन करते हैं, जो बिहाइव्स मेंटेन करते हैं, उन वर्कर्स को बिल्कुल भी डर नहीं लगता, वो खुद ही अपने नॉर्मल हाथों से काफी बार बिना ग्लव्स के भी हमने देखा हुआ है गांव खेड़े के अंदर काफी ज्यादा हनी निकाल देते हैं, जबकि हमारी दूर से ही छत्ता देख के फट लेती है कि भाई नहीं इसके पास तो नहीं जाना, वो लोग आराम से अपना काम कर रहे होते हैं। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग बिहाइव्स, जैसे कि अगर किसी के पास खेत है तो वो खेत में रख सकता है, काफी अच्छे खासे बड़े से इलाके में, छत है तो छत पे रख सकता है। कैचिंग ऑफ स्वार्म्स एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म्स, यानी ग्रुप ऑफ बीज, आप लोग किस हिसाब से बीज को कलेक्ट करके लेके आओगे और किस हिसाब से आप उनको टेक केयर करोगे।
मैनेजमेंट ऑफ बीहाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, आप जैसे गर्मियों में रखते हो बीहाइव्स को वैसा आप सर्दियों में नहीं रख सकते, वैसा बरसात के मौसम में नहीं रख सकते, तो डिफरेंट लोकेशंस आपको चूज करनी पड़ती है, अलग अलग तरीके से आपको मैनेजमेंट करनी पड़ती है इन बीहाइव्स की, तो आपको उसको भी पढ़ना पड़ेगा, एक दो बार एक दो सीजन आपको लोगों के साथ रह के इस चीज को समझना पड़ेगा, तभी आप खुद का काम स्टार्ट कर सकते हो। हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स, जैसा कि मैंने बताया कि बी के नेचर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जाओगे नॉर्मली निकालने के लिए हनी, तो हो सकता है कि आपको बीज काट लें, तो आपको अच्छे से उन्हें हैंडल करना आना चाहिए। अब बीज जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पास्चर्स के पास ग्रो करती है, क्यों? क्योंकि बीज पॉलिनेटर है, तो ये आपका सनफ्लावर, ब्रासिका, एप्पल, पियर, इनके फसल के अगर आसपास है तो इनको पॉलिनेट करेंगी, तो एप्पल, पियर, ब्रासिका इनकी फसलें अच्छी हो जाएंगी, और इसके बदले में जो है पॉलिनेशन एफिशिएंसी के बदले में आपको क्या मिलेगा, आपकी बीज को क्या मिलेगा, नेक्टर भी मिल जाएगा और एक अच्छा नेचुरल एनवायरनमेंट मिल जाएगा, जिससे कि उनके प्रोडक्शन पर अच्छा खासा फर्क पड़ता है। फिशरी की अगर आप बात करें तो यहां पर अलग अलग चीजें आपको नोट करनी है। फिशरी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप कैच करते हो, फिशेस को पकड़ते हो, प्रोसेसिंग करते हो और देन बेच देते हो उन फिशेस को। लेकिन फिश के साथ साथ यहाँ पर शेलफिश की भी बात होती है, जिसे आप क्या बोलते हो, शेलफिश इज अ काइंड ऑफ मोलस्क। और इसके अलावा आप बाकी एक्वेटिक एनिमल्स की भी बात करते हो, पानी के अंदर पाए जाने वाले, जैसे कि लॉबस्टर, आपके प्रॉन, क्रैब, जो कि यूजुअली क्रस्टेशियन है, क्रस्टेशिया के अंदर आते हैं, एंड आपके एडिबल ऑयस्टर। पर्ल ऑयस्टर का नाम आपने सुना होगा, ऐसा ऑयस्टर जिसके अंदर मोती बनता है। यहाँ पर जो एडिबल ऑयस्टर है इनको आप लोग खा भी सकते हो। तो खाने वाली जो चीजें हैं, जैसे कि मछली हो गई, क्रैब हो गई, प्रॉन हो गई, लॉबस्टर हो गए, एडिबल ऑयस्टर हो गए, ये सारे जो है मछली पालन के अंदर ही आते हैं। जैसे कुछ फ्रेश वाटर फिशेज हैं जो कि आपको साफ पानी के तालाब वगैरह के अंदर मिलेंगी, जैसे कि काटला हो गई, रोहू हो गई, एंड आपकी कॉमन कार्प हो गई। जैसे यहाँ पर आपको काटला दिखाया हुआ है, इसे आप बंगाल कार्प भी बोलते हैं। एंड काफी सारी मेराइन फिशेज होती हैं, जैसे कि हिल्सा, सार्डीन, मैकरल एंड पॉम्फ्रेट, तो ये भी आपको अलग से याद करनी है। तो मैंने सिर्फ ऊपर वाली याद कर रखी है सीआरसी से, बची हुई जो है हिल्सा, सार्डिन, मैकरल, पॉम्फ्रेट, ये मैरीन में आती हैं। सीआरसी का मतलब काटला, रोहू और कॉमन कार्प। ये आपकी काटला है, बंगाल कार्प, जो कि आपको यहां पर देखने को मिल रही है एडिबल। यहां पर ये रोहू है, विच इज ऑल्सो क्वाइट कॉमन, ओके, फ्रेश वाटर। पॉम्फ्रेट है जो कि आपकी मराइन वाटर फिश है, एंड इंडियन कार्प है, इतनी बड़ी, ओके, दिस इज कॉमन कार्प। एंड यहां पर ऊपर आई थी हिल्सा, ये आपकी मेराइन फिश है। इन सबको आप देख सकते हैं। फिशरी की इंपॉर्टेंस क्या है? फिशरी हैव एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी की अगर आप बात करें तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन जो जाता है वो एग्रीकल्चर को जाता है, ज्यादातर लोग जो है खेती करना प्रेफर करते हैं। लेकिन जो कोस्टल एरियाज है, जहां पर आसपास कोई भी नदी है, कोई भी समुद्र है, कोई भी ऐसी जगह है जहां पर मछलियां पाली जा सकती हैं या फिर मछलियों को निकाला जा सकता है, तो वहां पर आप लोग देखेंगे मछुआरे जो है काफी ज्यादा काम करते हैं। तो इंडिया में जो इनकम है इसको प्रोवाइड करने के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत है, एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत ही बड़ा कारण है, कौन? आपका फिशरी एंड फार्मिंग। एक्वाकल्चर भी आप कर सकते हो और पीसी कल्चर भी आप करते हो। अब पीसी कल्चर में एक वर्ड है पाइसिस छुपा हुआ, यानी कि आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ मछली का ही पालन करते हो। यहां पर पीसी कल्चर का मतलब यह है आप सिर्फ और सिर्फ पाइसिस का ही पालन करते हो। लेकिन अगर आप एक्वाकल्चर की बात करते हो तो एक्वा मींस वाटर, यानी जितने भी एक्वाटिक प्लांट और एनिमल्स हैं इनका आप पालन कर सकते हो, इनको आप लोग यूज कर सकते हो, कमर्शियली बेच सकते हो। काफी सारे एक्वाटिक प्लांट्स हैं, जड़ी बूटियां हैं जो कि तालाबों में मिलती हैं, उनको भी आप लोग निकाल सकते हो। काफी सारे और चीजें हैं अदर देन पाइसेस, जैसे कि लॉबस्टर है, ऑयस्टर है, शेल फिशेज है, इनको भी आप निकाल सकते हो। तो अल्टीमेटली एक्वाकल्चर एंड पिसिकल्चर थोड़े से डिफरेंट है। पिसिकल्चर में सिर्फ और सिर्फ आपकी फिशेज आती है, एक्वाकल्चर में वाटर के सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्लांट और एनिमल। जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब किस चीज से है? आपका इंप्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन से। ब्लू रिवोल्यूशन का मतलब क्या है? फ्लोरिशिंग ऑफ द फिशरी इंडस्ट्री। जैसे अगर आप ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करो तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? हरी भरी क्या चीज होती है? क्रॉप होती है, तो क्रॉप की प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट हुई थी। व्हाइट रिवोल्यूशन की अगर आप बात करें तो व्हाइट रिवोल्यूशन में क्या हुआ था? आपके मिल्क की प्रोडक्शन इंप्रूव हुई थी सेवरल फोल्ड्स।
और ब्लू रेवोल्यूशन की अगर आप बात करें तो ब्लू रेवोल्यूशन में क्या हुआ था मेरे भाई, यहाँ पर फिशेज की जो प्रोडक्शन थी ये सेवरल फोल्ड्स इंप्रूव हो गई थी। तो ये आपका फिशरी के बारे में नॉर्मल ज्ञान। अब हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी प्लांट ब्रीडिंग आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। ये बॉटनी वाला एस्पेक्ट है ऑफ दिस चैप्टर। So since we have decided to crack this chapter into two different components, तो हम यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री की बात कर चुके हैं, प्लांट ब्रीडिंग की अब हम लोग बात करेंगे। और प्लांट ब्रीडिंग वाले टॉपिक के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं एससीपी को, यानी सिंगल सेल प्रोटीन को, और इसके साथ साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं टिश्यू कल्चर को। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं टिश्यू कल्चर को, राइट। तो ये वीडियो भी आपको जस्ट मिल जाएगी। अभी आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड द वेरी सेम वीडियो विद द सेम मोमेंटम, लेकिन इन दोनों को अलग अलग रखने की कोशिश मैंने इसीलिए की है क्योंकि काफी सारे ग्रेजुएशन के बच्चे भी हैं यहाँ पर चैनल के ऊपर, जिन्होंने कहा था सर जूलॉजी और बॉटनी को थोड़ा सा सेपरेट रखना। तो बाकी चैप्टर में जूलॉजी बॉटनी इज ऑब्वियसली सेपरेटेड, यहाँ पर दोनों में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इनिशियल पार्ट आपका जूलॉजी था, बचा हुआ सारा का सारा पार्ट जो है इस चैप्टर का वो बॉटनी का है। तो बॉटनी वाले पार्ट के साथ हम अभी डील करने वाले हैं। तो जूलॉजी पार्ट आई होप आपका क्लियर हो गया होगा एनिमल हस्बेंड्री का। अब प्लांट ब्रीडिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मार्क्सअप नाम से नया टेलीग्राम चैनल जो है हमने बनाया है, 6000 के आसपास उसमें सब्सक्राइबर्स हैं। पुराना वाला जो है टेलीग्राम चैनल मैं 1-2 दिन के अंदर डिलीट कर दूंगा, या फिर अगर वो पढ़ा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर एक्टिविटी कोई भी हमारी तरफ से नहीं आएगी। तो फटाफट से ट्रांसफर हो जाइए मार्क्सअप के नए टेलीग्राम चैनल के ऊपर, एंड मार्क्सअप की ऐप को डाउनलोड कीजिए। कोई कोर्स अगर आपको लेना है देन यू कैन परचेज द कोर्स। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, आई विल श्योरली कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। शुक्रिया।